गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सो आज हमें क्या प्रीवियस ईयर डिस्कस करना है, सॉरी असाइनमेंट ना। यस सर। ओके, सो वेसेप का पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वेसेप के क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है, सॉल्व किया है? ओके, किसी क्वेश्चन में डाउट है वेसेप वाले में? बच्चे लोग, किसी क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, एक हम यानी जनरल उसमें या एक दो क्वेश्चन में करवा देता हूँ वेसेप का। आप लोगों के पास असाइनमेंट है ना? यस सर। हाँ, तो उस पे आप मुझे एक बार पढ़ के बताइए कौन सा क्वेश्चन करवा दूं। कोई यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, या फिर मैं अपने हिसाब से करवा दूं दो तीन? सर हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर अलग आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन हो नहीं रहा? हो रहा है सर। 7 आंसर गलत आ रहा है 7 का। 7558 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गलत आ रहा है। है। हाँ सर। Yes, सर कुछ कुछ क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑप्शंस फर्स्ट का में आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट का आंसर फर्स्ट वाला वही जो एब्सेंट प्रेजेंट की बात कर रही थी, वही वाली बात है। एब्सेंट की जगह प्रेजेंट होगा। अच्छा, तब आंसर मैच अच्छा। कर रहा है। हाँ सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस में वर्डिंग्स में गलती है, कुछ में नहीं। ऑप्शंस में गलत है। एब्सेंट सर में वो आ रहा है सारे सर। एब्सेंट में सेंट रखने पर दो Absent आ में रहा आ है, रहा बी है। आ रहा है। नहीं आ रहा है यार कोई शायद। आ अच्छा गया ठीक है, आगे सर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुझे लगता है करेक्ट है। एब्सेंट में शायद आंसर आएगा। आप किसी का आंसर आया क्या एब्सेंट में? सर सर आया प्रेजेंट। है। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है। और किस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है? अब सेंट रखने पर सर बी आ रहा है आंसर 7 इसका, पहला का। पहला का डी, बी बी। बी। अब सेंट रखने पे। और प्रेजेंट रखने पे? प्रेजेंट का नहीं करके देखा सर। अच्छा ठीक है। सो एक मैं सॉल्व कर दूं या किसी का आंसर आ गया है ये बताइए। तो इसको सोल्व कर दिए थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि थिकनेस है सर्टेन और व्यूड एट एंगल 45 यहाँ पे, और अगर ये 45 पे देख रहा है, 45 पे देख रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चा? 45। 45। ऐसा। तो और इसकी फिर थिकनेस दी हुई है, फिर कह रहा है कि एब्सेंट कौन सा होगा इसमें। ये तो यहाँ पे पावर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पावर डिफरेंस पहले तो मैक्सिमा मिनिमा ये सब डेल्टा ए क्या होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो डेल्टा ए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी एक्सट्रैक्शन ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि यहाँ पे क्या है। हाँ, तो एन एयर, यहाँ पे एन एयर थिन फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कुछ का। हाँ, ये 1.33। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इसकी फेज डिफरेंस होगा वो हम पाई एज्यूम करेंगे, पाई इसका है। अब पावर डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो कितना, 220 cos r, और इसकल टू अगर डेल्टा होगा, इफ डेल्टा है पाई, तो ये यानी एम लेम्डा क्या हो जाएगा, एब्सेंट या प्रेजेंट, यानी मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा एब्सेंट का होगा। हाँ मिनिमम। हाँ, एम लेम्डा जो होगा वो मिनिमा होगा। तो विजिबल विल बी एब्सेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है ऐसा। अब यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 220 cos r डिवाइड बाय यानी m ऐसा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करें 2 और ये 1.33, या 1.33 की जगह हम 4/3 ले सकते हैं। ये 1.33 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, जो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो टी का
5.5 into 10 to the power minus 5. 5.5 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे m की वैल्यू ये cos r, अगर थीटा 45 है तो किसी ने cos r की वैल्यू निकाली है, कितना आ रहा है? हाँ 0.82। 0.847 Yes, sir, यानी 0.84. r की वैल्यू कितनी आ रही है वो मुझे बताइए। और 32.073 Yes, sir. 32.073 और cos r की वैल्यू 0.84। 0.84. 0.84। ठीक, तो यहाँ पे 0.84 ये, और हमारा ठीक है आंसर उसमें आ जाएगा। अब m की वैल्यू अगर हम पुट करें तो किस किस के लिए? ट्वेल्व पॉइंट कुछ आएगा सर अपॉन 0.3916. 3915 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सो यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो m की वैल्यू किस चीज के लिए आ सकता है? m की वैल्यू अगर हम m की Three. वैल्यू 3 रखने पर 4.096 आ रहा है, तो हाँ, उसको अ, m इजकल टू 3 3 पर 4.0 लेमडा की वैल्यू कितनी? 4.096 4.096 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है सर, ये क्लोज टू आंसर है। अब आप है ना प्रेजेंट रख कर देखिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या डाल के देखूं? ये आपने अच्छा, एब्सेंट मान के करा है तो आपको क्लोज टू आंसर 4.1 के करीब आ रहा है ना। अब आप प्रेजेंट रख के देखिए m प्लस हाफ लैम्डा, आपको एग्जैक्ट 4.13 जो एग्जैक्ट आंसर है एग्जैक्ट वही आएगा। अच्छा हाँ, लेकिन अगर हमें एब्सेंट देखना है तो हमें उसकी हाँ सर, स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप सर, आंसर से मैच हाँ, करना बताइए। चाहते हैं इसमें भी तो 4.13 आ रहा है, आई थिंक। सर नहीं, सर 4.13 बताइए नहीं तो। आ रहा है, 4.096 आ रहा है। सर तो एंगल, one सर by एंगल root two बोलने को value दे तो पर। रुक जा आकाश, रुक जा। सर एंगल जो है ना सर वो 0.85 ले लें सर, क्योंकि सर 0.84 का राउंड ऑफ करते हैं ना, अगर वो आगे थर्ड या फोर्थ सर डिजिट उतना में कर भी क्यों मुझे 1/√2 ही रखते अरे हैं जो ना। भी आ रहा है, देखिए पहला चीज है कि यानी सर बात ये है कि m जो है वो 2.5 और 3 सर के आप बहुत अगर सर क्लोजली 12 होता है। व्हाट्सएप पर देखिए अगर होगी क्या कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को ना एक तो एग्जैक्ट आ रहा है उसके सर। क्या कह रहे हैं? सर आप अगर 12.3915/3 करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। जो भी हो, एग्जैक्टली आ देखिए रहा है हमारा सर। प्रोसेस Sir, है। exact आ रहा है। एग्जैक्ट m प्लस हाफ Wait, पे wait, आ wait. रहा है। Our purpose is not to matching answer to the exact. Our purpose whether you have नो, इट्स हाँ, नॉट अबाउट दैट सर, इट्स अबाउट कि ये जो है ना वो अप्रोक्स करने पे आपका 4.1 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको प्रेजेंट ले रहे हैं तो वो एग्जैक्ट आंसर को मैच कर रहा है। तो या तो व्हाट्सएप आपके पर देखिए। क्वेश्चन में वर्डिंग हाँ हाँ, सिर्फ यहाँ पे गलती नहीं है, तीनों असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ दिक्कतें हैं और बहुत सारे ऑप्शंस में भी कुछ दिक्कतें हैं। तो आप जबरदस्ती का आंसर लाना चाहते हो तो आ जाएगा कहीं पे भी, पर यहाँ पे
देख लीजिए आप ये दोबारा से। हाँ, यहाँ देखिए, अगर हमने प्रेजेंट लिखा है ना, राइट, प्रेजेंट लिखा है तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज आंसर व्हिच इज इधर एग्जैक्टली और सर इट आप इज करके देख लीजिए हाँ किस पे क्लोज आपको टू क्लोज एग्जैक्ट, आ रहा है। राइट। और 0.84 क्यों ले रहे हैं सर? आप डायरेक्टली 1/√2 पुट कर लीजिए, 1/√2 कैलकुलेटर को क्यों पुट आई। अरे करेंगे? नहीं, वो आर नहीं है, वो तो अरे आई दे कॉस रखा है। 45, कॉस अरे नहीं, 45। अरे तो 45 ये वो क्यों देखिए, रखोगे? इंसिडेंस है ना। wait, our purpose is not matching the answer, our purpose whether you have learned the process or the theory or not, right? हाँ अब सर, रहा क्या कि उसमें अगर हम टेक्निकली देखें तो चीजें क्या होनी चाहिए, जैसे 1.33 की जगह बेटर होगा कि आप 4/3 ले, पहला चीज ये मोर करेक्ट होगा। दूसरा चीज होगा कि जब कभी आप कैलकुलेशन कीजिए तो उसके जो यानी डिजिट है वो जितना ज्यादा लार्ज ले सकते हैं वो लार्ज लीजिए, राइट। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट क्या है कि आवर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड नोइंग हाउ टू कैलकुलेट दोज आंसर्स, राइट। अभी अगर यहाँ पे हमने यानी absent का है तो हमें क्लोजेस्ट आंसर absent में लेना होगा। दिस इज नॉट प्रॉब्लम विद दिस असाइनमेंट, you just start solving the previous year everywhere, almost most of time the answer is not exact, you have to find out the answer very close to that, right? So purpose क्या है कि whether you have learned or not, right, उसमें। और अभी जैसे अगर हमने कहा कि हाँ एब्सेंट पूछ रहा था तो आंसर ए जो है वो सेटिस्फाई, हाँ अब अगर उसमें प्रेजेंट कह रहा होगा तो आंसर बी भी करेक्ट है। हमारा पर्पस उस पर रिजिड मत हो जाओ कि उसने क्या कहा, चीजें क्या है कि whether you have learned or not, that part is more important। सर हम्म, आंसर सही है, इसको डिवाइड करने पे वो छोड़, वो हमारा 4.13 आ रहा है। पर्पस नहीं है, that is the your job, right? I have to not give the exam, it is your job to find out those the thing। चीजें क्या है कि कॉन्सेप्चुअली कहीं फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे, राइट? कॉन्सेप्ट Yes, इज sir. मोर इंपोर्टेंट रेदर देन द यानी whether your answer is matching or not, that is a childish work, right? That is correct up to the class। आवाज गई आपकी। सर आप म्यूट हो गए सर। हम लोग पता है क्या गलत कर रहे थे यार कि उसमें आर की वैल्यू डायरेक्ट डाल दे रहे हाँ, थे 1/√2 आर नहीं का। 45 है, वो तो तो आई ये की वैल्यू है तो ना। गलत कहाँ से हुआ? आई और अरे आर इक्वल ही होगा ना, रिफ्लेक्ट नहीं, हो रहा है कहाँ तो। अरे यार कहाँ असनल इक्वल? सलाह म्यू कहाँ है गए रिफ्लेक्ट हो थे? रहा है अंदर तो। अंदर आर म्यू भी तो रिफ्रैक्शनल है। एंगल होता है। अरे यार तो क्या तुम बात जब कर रहे हो? ऊपर वाला इसमें देख इक्वल रहे नहीं ना हो, होगा। ऊपर वाला देख, अरे अरे ऊपर देख रहे हो तो वो पैरेलल ही आएगा ना रिफ्रैक्ट होने के बाद। वो जो इस वाले रिफ्लेक्टेड रे से दूसरा वाला दे तो पैरेलल ही होगा ना। नहीं सर को बोलने दो यार। अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे हम ये डिस्कशन क्लोज करते हैं, ठीक। देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कसिंग दिस थिंग, जस्ट द क्वेश्चन इज whether you have any doubt in concept or not. If there is no any doubt in concept, then to get the answer is your part, right? Whether you have understood or not, that is the more important, right? आंसर की जो है वो आप लोगों का सर पार्ट है, ठीक। सर जो उसमें कहीं आर कोई जो होता है कॉन्सेप्ट फंस सर रहा है वही वो पूछ मत रहा बताइए। हूँ सर। आर जो होता है सर रिफ्लेक्शन वाला एंगल होता है, रिफ्रैक्शन का होता है वो। रिफ्रैक्शन होता है। वही ना सर, वो रिफ्लेक्शन लेके कर रहे हैं तभी गलत आ रहा है आंसर। अच्छा, यहाँ जो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं, आर किसी ने 32 लिखा है ना ये। हाँ सर, तो ये रिफ्रैक्शन होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेते हाँ, हैं तो ना सर यहाँ हम पे आर। ये आर लेना होता है, ये आर सर लेना होता है। इन्होंने नहीं सर लेना है ना। रिफ्लेक्शन लिया। किसी यही ने, लेना है। अच्छा ये नहीं लेना है ना सचिन यार। देखिए, आर की वैल्यू 32 लेना है, यहाँ पे कॉस आर की वैल्यू 32 होगा, नॉट द 45, ठीक। ठीक, और कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है? और किसी को कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में? 7 नंबर सेवेंथ क्वेश्चन क्वेश्चन सर का एक बार आंसर बना दें क्वेश्चन सर। 7। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, सॉफ्ट फिल्म गिव्स कंस्ट्रक्टिव सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट 7, the index of refraction of the film is 1.33, assume a parallel beam of incident light directed at 30 degrees to the normal thickness of the thin film is। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? 7th में क्या दिक्कत आ रहा है कॉन्सेप्चुअली? आंसर सेकंड रॉन्ग आ ऑर्डर रहा क्या है। रखेंगे? 2 आंसर रखेंगे अपन। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? हाँ, आंसर नहीं आ रहा है। Yes, अच्छा, सो ये कह रहा है थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म इज द इंडेक्स ऑफ ये एज्यूम सेकंड ऑर्डर। ओके, सेकंड ऑर्डर के लिए आप लोग कितना कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए,
220 cos r इजकल टू, हमें लेना क्या होगा, किस चीज के लिए, ब्राइट है या डार्क है, कंस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे, 2m। अब यहाँ पे हमारा डाउट है 2m + 1 माइनस λ/2। मुझे बताइए इसमें से कौन सा होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा? कोई भी ले सकते हैं। कोई नहीं ले सकते सर। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमने यहाँ अच्छा 1 है, हाँ तो फिर माइनस वाला लेंगे। यहाँ m की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 so on ना। अगर m की वैल्यू ऐसा है, इसका मतलब प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा? माइनस वाला होगा। माइनस वाला होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये माइनस। अब आ जाएगा आंसर, यही गलत हुआ था। हाँ, अब होगा क्या कि 4 सेकेंड ऑर्डर बताइए m की वैल्यू कितना लेंगे आप लोग? 2 लेंगे। 2 लेंगे, तो ये 2 लेकर के फिर आप इसे कैलकुलेट करिए। थिकनेस की जो वैल्यू होगी वो 2m - 1 और फिर ये L/4nt सॉरी 4n cos r और यहाँ पे m की वैल्यू 2, राइट। आई होप कि इसमें कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है, किसी को कॉन्सेप्ट में बच्चे लोग? एक है। अच्छा, ऑर्डर नहीं, ऑफ और यानी क्वेश्चन में और कोई गलती था तो यानी एक तो पहला जो है वो यानी ऐसा है, और किसी को कोई मिस्टेक है नजर आ रहा है किसी क्वेश्चन इसमें, यानी किसी क्वेश्चन में? नो सर। एनीवन एल्स? किसी को किसी और क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 18 18 ओके 18 दैट मीन्स यानी वेज एंगल वाला ना, 18 आप कह रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 18 ओके, असाइनमेंट ठीक। सो 18 देखो कि द एयरवेज 2 प्लेन ग्लास प्लेट, ऐसा ग्लास प्लेट है ऐसा, और उसके बीच का एंगल समथिंग थीटा है, और यहाँ पे पहले क्या रखा गया था, इन एयरवेज फॉर्म टू success when the air between the plate is evacuated only 4000 such line are observed, calculate the index of refraction of the air from this data। okay, so मान लेते हैं कि अगर इसमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो पहले नंबर ऑफ लाइन कितना होगा वो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ लाइन होगा, राइट। सो मान लेते हैं कि इसका लेंथ अगर l है, इसका ये डायमीटर d है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन होंगे? तो नंबर ऑफ लाइन होने के लिए जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए फ्रिंज बनना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे एक फ्रिंज बना, फिर यहाँ पे एक फ्रिंज बना, या फिर यहाँ पे एक फ्रिंज बना, सो दैट यहाँ पे बनता गया। हर एक के बीच सेपरेशन कितना होगा बच्चे लोग? बीटा होगा ना, हर एक के बीच सेपरेशन होगा ना, हर एक के बीच सेपरेशन बीटा की ना। और अगर ऐसा सपोज करो कि टोटल n नंबर ऑफ फ्रिंज है, तो ये लेंथ इक्वल टू हम टोटल क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू लिख सकते हैं n बीटा, ये लिख सकते हैं L इक्वल टू n बीटा है। हाँ, तो होगा क्या कि इफ n बी बी टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज देन L इक्वल टू n बीटा होगा। ये सबको क्लियर है कि ये n बीटा होगा। रेस्ट अब है क्या कि हमें इसको बीटा की वैल्यू एक बार पुट कर देते हैं। बीटा इक्वल टू क्या होता है इसमें वेव शेप में? बीटा इक्वल टू λ/2n थीटा, λ/2n थीटा, ऐसा। इसका मतलब फिर क्या होगा, यानी अगर यहाँ से नंबर या एक और नंबर ऑफ फ्रिंज की बात करते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रिंज जो हो जाएगा वो L बीटा हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम यानी ये वैल्यू पुट करें तो लैम्डा, और यहाँ पे यानी L, यहाँ पे लैम्डा, और ये फिर कितना हो जाएगा 2n थीटा। अब बताइए कि अगर मैं सब कुछ कांस्टेंट रखता हूँ, इसका मतलब नंबर किस पे डिपेंड करेगा? जैसे लेंथ कांस्टेंट रखा, थीटा कांस्टेंट रखा,
लेमडा कांस्टेंट रखा, तो नंबर ऑफ फ्रिंज किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यहाँ ये शो क्या कर रहा है कि n जो होंगे वो प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ऐसा, राइट। अब अगर मान लेते हैं कि पहले यानी इसमें पहले एयर था या लिक्विड था, यानी पहले एयर था बाद में वैक्यूम था ना, तो इन एयर हम मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ एयर है और यहाँ पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, ठीक। इन मीडियम का अगर हम लिखेंगे, और ये प्रोपोर्शनलिटी, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इन मीडियम, जहाँ पे n एयर नंबर ऑफ फ्रिंज है, नंबर ऑफ फ्रिंज, सो n मीडियम हम कह सकते हैं। n मीडियम क्या होगा बच्चा? n इंटू मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा ना बच्चे लोग ना। या फिर आप 1-2 करके कर सकते हैं, तो ऐसा 1-2 करके भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि जैसे ये एन एयर है या एन एम है, इस दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिए, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी मीडियम में कितना यानी होगा वो आप निकाल सकते हैं। जैसे एन मीडियम एन एयर इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं यानी एन मीडियम डिवाइड बाय एन एयर, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। या अगर आप यानी n1 n2 के टर्म्स में कह सकते हैं, तो आप ऐसे ही इसे लिख सकते हैं कि यानी n1 मीडियम अगर है तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? n1 का होगा। और अगर सपोज कीजिए इसका रिवर्स हम लिखते हैं कि अगर सेकेंड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेकंड मीडियम है तो n2 हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम है तो n1, और यहाँ क्या हो जाएगा यानी n1। अब अगर आपको किसी भी में यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? n1 डिवाइड बाय n2 बाय n1। तो ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा ये इस फॉर्मूले से ना। या तो आप यहाँ से निकालिए, यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पे अभी आप यानी n1 किसे लिखना चाहते हैं, किस मीडियम को? पहले कितना था? एयर था, या जो भी अभी हमें n2 किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है बच्चा? एयर का या वैक्यूम का? एयर। एयर का ना। तो पहले वाला यानी होगा क्या कि अगर हम n1 मान लेते हैं कि ये एयर है, n1 एयर है, तो n1 एयर के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना था जब एयर था? तो जब एयर था तो नंबर कितना था? 2001। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2001। 4001 बोले। अच्छा 4001। और जब ये वैक्यूम हो गया एन वैक्यूम कितना होता है बच्चे लोग? 1 ना, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैक्यूम मान लेते हैं कि ये अभी हमारा n2 है सेकंड, और सेकंड की 1 है, और जब ये n2 था तो उस वक्त नंबर कितना था जब वैक्यूम था? तो कितना हुआ? 4000। वो 4000। आप इस दोनों को यूज करते हुए निकाल सकते हैं कि एयर का कितना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हाँ ना। आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप इसे आराम से कर सकते हैं, पहले जो भी दिया हो बाद में जो भी दिया हो इसमें अरेंज करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंपल 1 लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि n जो होगा वो एल बीटा या n जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा तो फिर आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। एक मीडियम का पता है तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा, या फिर आप n1 n2 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये यूज करके जो भी पूछा गया है वो आप उसे निकाल लेते हैं। ये क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा। और सर एक डाउट था एंगल को लेके। हाँ बताइए। सर एंगल जैसे कभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग रेडियन में रख रहे हैं और कभी कभी हम लोग डिग्री में पुट कर रहे हैं सर, तो मतलब कहाँ पे रेडियन में रखना है कहाँ पे डिग्री में रखना है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिग्री में रख के आंसर निकाले तो मतलब मैच नहीं कर रहा, रेडियन में भी नहीं कर रहा, तो मतलब ऐसा क्या करें कि देखिए जब कभी आप किसी दो लेंथ का रेशियो निकालते हैं, दो लेंथ का रेशियो, तो वो रेडियन में होता है। जैसे अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये दो लेंथ है
यस सर। तो ये जो कुछ भी निकलेगा वो रेडियन में होगा। अच्छा। ठीक, रेडियन का वैसे डिफिनीशन क्या होता है कि अगर रेडियस ऐसा है आर, ये यानी ये आर है, ये एल है, तो ये थीटा जो होगा वो कितना होगा, एल बाई आर। एल बाई ये आर। जो थीटा होता है वो रेडियन का डिफिनीशन होता है। तो रेडियन में जब कभी दो लेंथ की रेशियो, वो इसका मतलब वो रेडियन है। डिग्री तो फिर आप रेडियन को कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में ऐसा करके। ठीक ठीक, है। पिछले हाँ। अगर पिछले में सर आंसर मेरा 4290 आया है, लेकिन आंसर 4260 दिया है, तो सही है। किस क्वेश्चन में? अभी इसके पिछला जो क्वेश्चन कराए आप 7th वाला, जिसमें आंसर सबको गलत आ रहा था, मेरा आ रहा है आंसर यार, सही आ रहा है। 4290। वैल्यूज डालो, सही आ रहा है, 4258 आ रहा देखो है। अभी हमने ना जस्ट ये असाइनमेंट और सारे यानी क्लासेस में जो प्रीवियस बैच गुजरा है, ठीक, तो मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे कुछ कहा है कि कहीं कोई आंसर में मिस्टेक है। तो आप एक बार सीरियस से कैलकुलेट कीजिए, अपने कैलकुलेशन को चेक कीजिए, राइट। ठीक है, हाँ, ठीक है, वो ठीक। मोस्ट होपफुली वो करेक्ट होगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आप मुझे एक बार भेज दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन जिसमें डाउट है आपको? सर स्लाइड दिखाइएगा पीछे वाला। अच्छा, किसी को कोई और क्वेश्चन एक बार पूछ लीजिए जहां भी आप फंस रहे हैं वहां पे। जैसे क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 17 आप लोगों ने कर लिया है क्या, या मैं कर दूं क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 किसी ने किया है? यस सर। अच्छा, कर लिया आपने, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कर देता हूँ, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया। क्वेश्चन 17 एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर हम अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये लिख लिया? सर यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि टू वायर्स है जिसके डायमीटर अलग अलग है। तो जैसे देखिए कि एक डायमीटर हमने ऐसा कहा, और एक का थोड़ा सा लार्जर है, बट दोनों को रखा गया क्या है, तो एक प्लेन में रखा गया। तो एक प्लेन हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, राइट, और दूसरे का ऐसा, यानी नीचे का जो प्लेन था वो दोनों का सेम था, किसी ग्लास प्लेन पे रखा गया। तो ऐसा दो डायमीटर है, और इसके ऊपर आप क्या कीजिए कि ग्लास प्लेट डाल दीजिए। जैसे एक तो ग्लास प्लेट नीचे है, ये जूम कीजिए कि नीचे एक ग्लास प्लेट है, ऐसा एक ग्लास प्लेट नीचे। अब इसी पे फिर एक दूसरा ग्लास प्लेट डाल दीजिए। तो दूसरा ग्लास प्लेट आप कैसे पुट करेंगे, ऐसा जो इस दोनों को ऐसा ज्वाइन करता हो, ये ना। तो दूसरा ग्लास प्लेट ऐसा। अब अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी इसी चीज को, या फिर यहाँ पे अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं, तो ये आपको लगेगा कि ये किसी पॉइंट पे ऐसे जाके यहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे। ठीक, मुझे बताइए कि थीन फिल्म कितना दूर बनेगा बच्चे लोग, कितने दूर में थीन फिल्म बनेगा? वायर्स के बीच में सर। यहाँ, सिर्फ यहाँ के बीच बनेगा थीन फिल्म ना, यानी ये लेंथ जो होंगे वो ऐसा होगा। इसमें पूछ क्या रहा है ये, क्या इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, यानी ये बीटा पूछ रहा है। फ्रिंज बता, विड्थ। हाँ, तो बीटा बताइए कैसे आप लिखेंगे बीटा की वैल्यू। जैसे देखिए होगा क्या कि ये जो सारा सारा ऐसा, इसमें थीन फिल्म कहाँ अटैच्ड होगा, कितने दूर में थीन फिल्म होगा? तो आपको लग रहा है कि थीन फिल्म यहाँ वाले पार्ट में होंगे, इस वाले पार्ट में थीन फिल्म होगा, यहाँ होंगे ना बच्चे लोग थीन फिल्म। और इसके बाद यस तो सर। एयर होगा ना, इसके बाद भी एयर होगा, और उसके बाद भी एयर होगा। थीन फिल्म वाला जो रीजन होगा वो सिर्फ इतने रीजन में होंगे, यहाँ पे, यहाँ थीन फिल्म होगा ना। अब मुझे बताइए कि ये वेव शेप आपको लग रहा है, या फिर वेव शेप कितने दूर तक है? 2 सेंटीमीटर। होगा क्या कि इंटर यानी ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें प्लेन यानी पैरेलल लाइट यानी पैरेलल थीन फिल्म भी है और वेव शेप भी है। पैरेलल थीन फिल्म अगर आप कहें, जैसे यहाँ से एक लाइन काट दीजिए, आपको लग रहा है कि इतना दूर पैरेलल थीन फिल्म बन रहा है?
इसके नीचे पैरेलल थिन फिल्म बन रहा है ना, वेज से फिर कितना दूर बन रहा है, वेज से सिर्फ इतना दूर बन रहा है ना, ये एंगल ना वेज से, और इतने दूर के लिए जहां तक ये पैरेलल थिन फिल्म है उसके लिए पैटर्न कैसा आएगा, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आएगा या उसके लिए पैटर्न यानी एक कांस्टेंट समान आएगा, आएगा। एक समान आएगा ना, constant कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि पैटर्न कांस्टेंट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसके लिए व्हाइट है तो ऐसा लगेगा कि किसी ने व्हाइट वॉश कर दिया, अब उस पे क्या होगा, ये जो वेरिइंग वेव यानी थिकनेस है वो फिर उस पे क्या करेगा कि लाइन ड्रॉ कर देगा ना, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बनाएगा, या यही अगर डार्क है तो ऐसा डार्क दिखेगा, अब इसके कारण अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बनेगा। इसका मतलब रियल थीन फिल्म जो होगी या जो थीन फिल्म के बीच जो पैटर्न को कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ इतना दूर कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला पार्ट, राइट। ये वेज की एंगल होगी और ये इसका लेंथ होगा। तो अब मुझे बताइए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, लैम्डा बाय 2 एंड थीटा। सो हियर यानी थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा, एंगल अगर स्मॉल होगा तो आप इसे थीटा लिख लीजिए, और थीटा इज इक्वल टू कितना, इसकी डायमीटर अगर हम d1 माने, यहाँ से यहाँ डायमीटर को अगर d2 माना, तो यानी यहाँ से यहाँ फिर पार्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा डी आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी डिवाइड बाय एल लिख सकते हैं ना, यस सर। ठीक। तो फिर आपका बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा 2n और यहाँ पे डेल्टा डी और यहाँ पे ये एल, ऐसा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। गिवन सारा वैल्यू है, बीटा जब कभी कहे तो ऐसा, एल दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यस सर दे रहा है। तो फिर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चे लोग। थीन फिल्म में और कोई डाउट है किसी को, किसी क्वेश्चन में? एनीवन? ओके, सो अभी ना हम फिर न्यूटन रिंग्स यानी कंप्लीट ही कर लेते हैं, सो दैट कि इंटरफेरेंस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि हमें प्रीवियस ईयर करने में भी इजी रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ना सारा एसवीएस यानी वो है, यानी पूरा इंटरफेरेंस एक जगह दिया हुआ है, तो फिर हम उसे इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। पहले तो असाइनमेंट कर लेंगे, उसका फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे, तो फिर इंटरफेरेंस बेटर रहेगा। वो क्लियर है? तो हम पहले इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे लोग? यस सर। हाँ, आप लोग और असाइनमेंट सॉल्व करके आइए, प्रीवियस ईयर भी आप कुछ कुछ करना शुरू कर सकते हैं, बट पहले असाइनमेंट पे फोकस कीजिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ लीजिए, राइट। और उसका फिर इंटरफेरेंस जब हो जाएगा तो मैं उसका टेस्ट ले लेंगे। सर डेल्टा डी क्या रखेंगे उसमें? क्या कह रहे हैं, किसका? डेल्टा डी जो लिखे थे, डेल्टा डी। डेल्टा डी या ये वैल्यू लिखेंगे d2 माइनस d1, डेल्टा डी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा यहाँ पे d2 माइनस। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन रिंग। तो एक ग्लास प्लेट हम लेते हैं इसमें, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पुट करते हैं, ऐसा लाइट रेज इस पे नॉर्मली फॉल करवाते हैं, लाइट रेज ऐसा नॉर्मली फॉल करता है इसमें, और इसके जनरली हम एजम्पशंस क्या मानते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। जनरल एजम्पशंस हमारा ये होता है कि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, दोनों के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो मुझे बताइए कि यानी फिर डेल्टा ए क्या होगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में? पाई। पाई होगा। तो अगर कुछ नहीं कहा जाए तो यहाँ पे डेल्टा ए हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे रिफ्लेक्टेड में, राइट। और जो थीन फिल्म अब की बार होगा वो वेरिंग वेवलेंथ का होगा, यानी अब की बार जो होंगे थिकनेस पहले 0 उस पर फिर वेरी करता जाएगा। इसमें और वेव शेप में क्या अंतर है बच्चा, इसमें और वेव शेप में? यहाँ जो थीन फिल्म है तो वेव उसमें शेप में thin क्या था film कि एक एंगल कांस्टेंट था, यहाँ हर एक पॉइंट पे एंगल धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है ना, हर एक पॉइंट पे एंगल वेरी कर रहा है ना बेस का।
यस सर। जैसे अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट में कहूँ तो यहाँ पे एंगल कुछ और होगा, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और होगा, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे बेस की एंगल यानी वेरी कर रही है। अब मान लेते कि जहाँ पे अभी ये लाइट फॉल किया है वहां पे थिकनेस टी था, जहाँ पे ये लाइट फॉल किया है मान लेते कि इस पॉइंट पे इसकी थिकनेस टी थी। अभी तो मैंने दो अलग अलग रेज कहा, बट ये ऑलमोस्ट ना सिंगल पॉइंट पे फॉल करेगा। तो होगा क्या, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इंटरफेरेंस किसके किसके बीच होगी, तो किस किस रेज के बीच इंटरफेरेंस होगा। मैंने आपको थीन फिल्म में कहा है कि किसके किसके बीच हम इंटरफेरेंस कंसीडर करते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में। और यहाँ पे एक और यानी यहाँ पे कहेंगे कि इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो थीन फिल्म के अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और थीन फिल्म के जो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बीच हम इंटरफेरेंस कंसीडर करते हैं। तो होगा क्या कि इन केस ऑफ न्यूटनिंग्स thin film enclosed between plano convex lens and glass plate create interference इफेक्ट। अब होगा क्या कि इंटरफेरेंस किसके बीच होगा, तो रेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो बार प्रीवियस में पूछा गया है कि न्यूटनिंग के केसेस में यानी इंटरफेरेंस किस किस लाइन के बीच होगा, किस किस रेज के बीच। तो रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द upper surface of thin film and lower surface of the thin film create interference pattern। ये जैसे यहाँ पे डाउट क्या होगा कि जैसे एक ये रेज आ रहा था, आपको लग रहा है ना कि रेज यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, ये जो ब्लू वाला मैंने रिफ्लेक्शन का, क्योंकि ग्लास पे फॉल करेगा तो ग्लास से भी रिफ्लेक्ट होगा ना। हाँ सर। लेकिन होगा क्या, हाँ इसका सर। मतलब इंटरफेरेंस हम किसके किसके बीच, क्या हम इस दोनों के बीच इंटरफेरेंस डिस्कस कर सकते हैं, येलो और ये जो ग्रीन जैसा नहीं। है? नहीं, नो सर। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, ग्लास के अपर सरफेस। अपर सरफेस ग्लास पे का हुआ है सर। ग्लास का जो सरफेस होगा या ग्लास की जो थिकनेस होगी वो थिन फिल्म नहीं होगा ना, वो नो क्वाइट सर। लार्ज होगा ना, इसलिए यस अपर सर। सरफेस वाला जो रेज होगा उसका कंसीडर नहीं करेंगे। हमेशा हम कंसीडर करेंगे जो जहाँ पे थिन फिल्म है वहां से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, तो R1 R2 जहाँ यानी एक R1 कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थिन फिल्म के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, R2 कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थिन फिल्म के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस दोनों के बीच जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बच्चे लोग यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने लॉयड्स मिरर में आपको कहा था ना कि की पॉइंट क्या है कि आपको दो रेज कंसीडर करने पड़ेंगे, एक जो डायरेक्टली यानी स्क्रीन पे पहुंचता है और एक कैसे पहुंचता है, रिफ्लेक्ट होकर जो पहुंचता है। तो यहाँ पे जो यानी आपको कंसीडर करना होगा तो दो रेज थिन फिल्म के अपर से और थिन फिल्म के लोअर से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लिख लीजिए। फिर मुझे बताइए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। जो ऊपर वाला था उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ना? ऊपर वाले को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ग्लास सरफेस है ना, ग्लास का थिकनेस आपको लग रहा है कि थिन फिल्म क्रिएट होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ना यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, राइट, ये इंटरफेरेंस क्यों नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि यानी एक तो रेज यहाँ से
फिर दूसरा रेज यहाँ वाला पार्ट जो है, इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? काफी लार्ज होगा ना, क्योंकि ये थिकनेस काफी लार्ज होंगे ना ग्लास का। यस सर। हाँ, तो इसलिए फिर हम कहीं और से रिफ्लेक्ट नहीं बात करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? ये थीन फिल्म का ही एक्सटेंशन है ना, तो थीन फिल्म किसके बीच होगा? इसके बीच होगा। ये ग्लास और ये सब तो काफी थिक हो जाएगा, तो वहां से जहां कहीं भी रिफ्लेक्टेड होगा वो हम बात कंसिडर नहीं करेंगे। हो गया ये? यस सर। ओके। अब होगा क्या कि यहाँ से अगर जो कोई पर्सन देख रहा है इसे कि रिंग कैसा दिखाई देगा, राइट, तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? डार्क या ब्राइट, कि किसका रिंग दिखाई देगा, यानी मैक्सिमा दिखाई देगा या मिनिमा दिखाई देगा। तो होगा क्या कि पाथ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, पाथ डिफरेंस मुझे बताइए क्या फॉर्मूला हो सकता है इस केस में? अभी हमने थीन फिल्म का किया था, वेव शेप का किया था, यहाँ पे क्या हो सकता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला न्यूटन रिंग के केस में? किसी भी पॉइंट टी पे, जैसे मान लेते कि ये हमारा कोई पॉइंट टी है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हुआ होगा? ये जो रेज यहाँ पे फॉल किया होगा उस वक्त वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? 20 cos r plus theta। क्योंकि वहां भी थिकनेस कितना है? टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एन है तो 2nt cos r, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएंगे। और अगर उस प्लेस की इंक्लिनेशन थीटा है, राइट, तो cos r प्लस थीटा हो जाएगा। ये ऐसा ही होगा जैसा वेव शेप का है, बट वेव शेप और इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें थीटा वेरी करेगा। हाँ, वेव शेप में थीटा कांस्टेंट था, यहाँ थीटा हर एक पॉइंट पे क्या होगा? वेरी करेगा। तो पाथ डिफरेंस इसमें ये होगा। अब अगर हम ऐसा कहें कि स्पेशल कंडीशन जो हम हमेशा यूज करते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि आर प्लस थीटा लेना थोड़ा सा यानी टिपिकल हो जाएगा। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर की वैल्यू हम कितना कह सकते हैं बच्चे लोग? 0। 0। और शून्य। फिर एक और, एंड स्मॉल वेज एंगल या स्मॉल थिकनेस, स्मॉल थिकनेस ऑफ इनक्लोज्ड थीन फिल्म। अगर ये टी काफी ज्यादा स्मॉल है, ये टी काफी ज्यादा स्मॉल है, तो वहां एंगल भी आपको क्या लग रहा है? अगर टी काफी स्मॉल है तो बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा, काफी स्मॉल होगा, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था ना कि एंगल के टर्म्स में अगर ये थीटा है, ये टी है, और ये सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स है, तो टेन थीटा हमने क्या कहा था? टेन थीटा इज इक्वल टू टी बाई एक्स। अगर आपका टी काफी स्मॉल है तो इसका मतलब थीटा भी क्या होगा? काफी स्मॉल होगा ना। हाँ। हाँ, तो एंगल अगर थिकनेस थीन फिल्म काफी कम है, थिकनेस काफी ज्यादा कम है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? एंड स्मॉल थिकनेस ऑफ न्यूक्लियस थीन फिल्म, तो यहाँ से थीटा काफी कम होगा, थीटा जो होगा वो 0 के आसपास होगा। तो अगर थीटा काफी कम या 0 के आसपास होगा तो ये क्या यानी इंप्लाई करता है कि cos r प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना होगा इस केस में, इस सर्कमस्टांसेस में? 2nt। तो अभी ये हमने थीन फिल्म में यूज किया था यही ना, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम न्यूमेरिकल सीसी से होंगे जहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस था। और Yes. वेव शेप में भी हमने यही कहा, और न्यूटनिंग्स में भी हम यही फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे न्यूटनिंग्स में जो अरेंजमेंट किया था, नॉर्मल इंसिडेंस करवाया था, ये लेयर काफी ज्यादा थीन होता है, इसलिए हम हमेशा न्यूटनिंग्स में भी पाथ डिफरेंस का 2nt फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। अब होगा क्या कि अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि इफ डेल्टा ए इक्वल टू पाई, ये डेल्टा ए है क्या? क्या कहते हैं इसको? एडिशनल फेज डिफरेंस। एडिशनल फेज डिफरेंस किसके कारण? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर डेल्टा ए पाई है तो फिर कंडीशन क्या होगा? पाथ इक्वल टू 2nt इक्वल टू m लैम्डा। ये कौन सा रिंग देगा? डार्क रिंग या ब्राइट रिंग? डार्क। डार्क, तो ये डार्क रिंग का हो जाएगा। और फिर अगर यही ऐसा हो, यानी m प्लस हाफ
ये किसका हो जाएगा? ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग का। बट ये याद रखिए कि अगर ये डार्क है, यानी अगर ये ब्राइट है, ब्राइट का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या यूज करेंगे? अगर हम प्लस यूज कर रहे हैं तो 0 लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होता तो 1 से हाँ, ये आप याद रखिए। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, वहां पे ऑर्डर 2 कह रहा था, अगर कोई लोग ना 2m+1 यूज करे तो फिर वहां पे यानी वहां पे स्टार्टिंग कहाँ से होता? तो 0 से होता। बट अगर कोई 2m-1 करे तो वहां पे स्टार्टिंग किससे होगा? 1 से होगा। तो न्यूमेरिकल में लिखा गया था ना कि m के स्टार्टिंग कहाँ से है? मानो आप 1 से मानो। अगर 1 से कोई कह रहा है मानने के लिए, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको? m-1/2। तो यहाँ से आइडिया पता चलेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m+12 या m-12। ये ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर रिंग ही क्यों बनेगी? स्ट्रेट लाइन फ्रिंज क्यों नहीं बन सकती? नहीं, ये सर्कुलर रिंग बनेगा, बट इसकी बात हम फिर ना बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सर्कुलर रिंग क्यों बना। ठीक है। कोई डाउट है? एनीवन? हाँ बताइए। आपकी आवाज ना थोड़ा सा कम आ रहा है, आप थोड़ा सा क्लियर एक बार बोलने की कोशिश कीजिए, या पास में लाके बोलिए। स्पीक नाउ। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जो कॉन्केव लेंस है ऊपर वाला, उसका थिकनेस मैटर नहीं करेगा? वैसे अभी भी आवाज उतनी क्लियर, किसी ने और सुना कि क्या कह रही है ये? हाँ वो कह रही है कॉन्केव लेंस अगर थिकनेस उसका मैटर नहीं करेगा क्या, जो ऊपर अच्छा रहता है। अच्छा, ये बताइए कि वेवलेंथ का अभी हमने जब कहा इंटरफेरेंस कब होता है? जब पाथ डिफरेंस क्या हो? कोहेरेंट काफी लेंथ कम से हो। बहुत कम हो। हाँ, काफी पाथ डिफरेंस काफी कम हो, किससे? कोहेरेंट लेंथ से ना। कम हो। अब होगा क्या कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 20। और कोहेरेंट लेंथ किस पे डिपेंड करता है? तो कोहेरेंट लेंथ डिपेंड करता है लैम्डा पे, लैम्डा ऑफ लाइट पे ना। अब अगर पाथ डिफरेंस 20 है, आपको लग रहा है कि ग्लास की थिकनेस आप कितना सोच सकते हो? आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि ग्लास का थिकनेस कितना होगा? कम से कम कितना थिकनेस आप इमेजिनेशन करते हो? 1 mm या 2 mm, उतनी थिकनेस तो होगी ना लेंस की, राइट? तो अगर सपोज करो आप यहाँ पे 2 mm रखते हो, 2 mm, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो कम से कम 2 mm के आसपास होगा ही। बट वेवलेंथ कितना होगा लाइट का? आपको लग रहा है कि वेवलेंथ 500 नैनोमीटर या फिर 400 नैनोमीटर? वेवलेंथ काफी कम है। और अगर काफी कम है तो आपको लग रहा है कि ये इतने थिकनेस के लिए पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा? ना अगर हम ग्लास प्लेट लेते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखें, if we consider the glass thickness of the glass plate or the lens, the thickness might will be in centimeter or mm, due to which the path difference will be much greater than the wavelength used. However, to have the interference effect, path difference must should be incomparable of wavelength lambda. पाथ डिफरेंस होनी चाहिए वो लैम्डा के आसपास होना चाहिए, लैम्डा से बहुत ज्यादा हो तो नहीं काम चलेगा। तो mm और एंगल्स यानी नैनोमीटर में बहुत ज्यादा क्वाइट डिफरेंसेस होती है, इसलिए हम यानी किसी की थिकनेस अगर mm में है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। आया समझ में? ओके, सो ऐसा यानी क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न ये हो गया बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आ गए? अब रहा क्या कि आपसे पूछा क्या जाएगा, हमने डार्क एंड ब्राइट की कंडीशन कर ली, अगर डेल्टा ए यानी आपका 0 होगा तो एक बार इसे लिख लेते हैं, तब क्या कंडीशन होगा? प्रीवियस लाइट। हाँ, तो बस चेंज हो जाएंगे। अगर डेल्टा ए 0 होगा, डेल्टा 0 होगा तो फिर कंडीशन क्या लिखेंगे? 2n m लैम्डा। अभी ये कौन सा रिंग देगा, डार्क रिंग या ब्राइट रिंग? ब्राइट। ब्राइट। ये YDS जैसा देगा, ये ब्राइट रिंग होगा। और m+12 ये कौन सा रिंग देगा? डार्क। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेल्टा ए क्या है। मुझे बताइए रिफ्लेक्टेड में डेल्टा ए कितना होता है? रिफ्लेक्टेड में पाई। और ट्रांसमिटेड में डेल्टा ए क्या होता है इन जनरल? ट्रांसमिटेड में 0। तो रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला अगर ऐसा होगा, रिफ्लेक्टेड में रेडियस का फॉर्मूला अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला होगा यानी यहाँ जो लाइट जाएगा वो भी जो लास्ट में मैंने लिखा है इसे आ जाएगा।
तो आपको रिफ्लेक्टेड पूछ रहा है या ट्रांसमिटेड पूछ रहा है, वो एक न्यूमेरिकल में देखना होगा, या वो नहीं है तो फिर आपको डेल्टा है देखना होगा नेसेसरली कि डेल्टा है 0 है या पाई है। अगर पाई होगा तो एम लेमडा डार्क का हो जाएगा, 0 होगा तो एम लेमडा ब्राइट का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके यानी तो प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, सर बताइए। सर जो लेंस की सर थिकनेस है सर, उससे सर पार्ट डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सिग्निफिकेंट, अगर हम वेवलेंथ की सर आप बात कर रहे हैं तो? नहीं देखिए, ये पार्ट डिफरेंस कुछ आया, बट अभी जो इंटरफेरेंस होगा वो सिर्फ इस दो के बीच ना। हाँ सर, तो सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे आते वक्त भी लाइट सर एक थिकनेस को क्रॉस करके जाती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और जाते वक्त भी सर ऑलमोस्ट सेम थिकनेस को ही क्रॉस करके जाती है सर, तो ये पार्ट कैंसल आउट नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर कैंसल हम आउट। इसको भी अगर हम कंसिडर करें तो, क्योंकि सर माइनस करना है ना सर टोटल पाथ से हमें, मतलब देखिए आपका यानी ऑलमोस्ट अगर हम ऐसा कहें, यानी जैसे एक पार्ट सर ऐसा मतलब प्लेन कन्वेक्स है ना सर, उसको हम नियरली काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर मान सकते हैं ना एज कम्पेयर टू लैम्डा। यहाँ से देखिए, अभी जब कभी हम पार्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, फिर ये यहाँ हिट किया, फिर ये यहाँ गया, और फिर एक पार्ट जो था वो यहाँ गया ना। अब बताइए कि इस रेंज में और इस रेंज में कितनी बात का डिफरेंस है। एक तो ये ऑलमोस्ट ना सिंगल पॉइंट पे ही होता है, अभी ये अलग अलग पॉइंट पे दिख रहा है, बट ये रेज ना जैसे अगर मोर बेटर्स में शो करूं तो ये सिंगल पॉइंट पे होगा। सिंगल पॉइंट मतलब क्या, यहाँ ये एक पार्ट हिट करके ऊपर गया, फिर ये ऑलमोस्ट नीचे समझिए, फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर ऑलमोस्ट ऐसा चला जाएगा ना, समहाउ सिंगल पॉइंट पे। अगर सिंगल पॉइंट पे जा रहा है तो यहाँ से जो भी ये गया उसका सबका पाथ तो इक्वल ही है ना, यहाँ भी जो भी आया उस सबका पाथ तो इक्वल ना है। इसका मतलब डिफरेंस किस बात की, एक जो ऊपर से ही लौट गया वो, और एक जो नीचे गया वो, इसका मतलब सिर्फ तीन फिल्म के बीच का जो अंतर है होगा वही मैटर करेगा ना। यस सर, वही मैं सोच रहा हाँ, इसलिए इधर ग्लास में क्या वो कहानी कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये मैंने डायग्राम में थोड़ा सा सेपरेट बनाया, बट इनफैक्ट लाइट की जो बीम होगी वो जिस पॉइंट पे हिट करेगा ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना वहाँ पे ना, Yes, नॉर्मल sir. हो रहा है तो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से होगा। हाँ, अगर ऑलमोस्ट उस पॉइंट से नहीं होता है तब तो फिर हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो यानी यहाँ से हम करेंगे, बट वो चूंकि जैम में है नहीं तो ऑलमोस्ट उसके लिए नॉर्मल करते हैं। या फिर न्यूटन के जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इंटेंशनली फिर एपार्टस को ऐसा यूज करता है कि लाइट ना नॉर्मल ही फॉलो करे कि चीजें इजी हो जाए, ठीक। और फिर Yes, sir. थिकनेस भी काफी कम लेता है। जैसे अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो जो ग्लास कॉनकेव ग्लास प्लेट होता है ना, इसका थिकनेस काफी ज्यादा स्मॉल होता है, ऐसा कि आपको लगेगा ना कि दूसरा भी ग्लास प्लेट ही है। आप इसे ना, यानी जैसे अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अभी आपको लग रहा है कि कौन सा ग्लास प्लेट है और कौन सा यानी लेंस है, लग रहा है ना अभी ऊपर वाला। मतलब लेकिन कम पता होगा चला। क्या कि इसी को आप अगर और स्मॉल थीन बनाते जाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये ग्लास प्लेट है ये ग्लास प्लेट है। तो एक्चुअली उसमें क्या करते हैं, लैब करते वक्त, एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कि एक बार उसको सीधा रखते हैं फिर एक बार उल्टा, जिसमें वो इजी से स्पिन हो जाए, वहां से पता चलता है कि कौन सा नीचे वाला साइड है कौन सा ऊपर वाला साइड है। तो ऑलमोस्ट ये ना ग्लास प्लेट जैसा ही होता है। तो वो ये इंश्योर करने के लिए ग्लास प्लेट जैसा ही बनाते हैं कि उसके अंदर थिकनेस कितना इनक्लोज हो, काफी कम इनक्लोज हो, ठीक। Yes, sir. और नॉर्मल इंसिडेंस करवाते हैं। नॉर्मल मतलब क्या, कि जैसे यहाँ मैंने कहा था, अब लाइट अगर सपोज करो कि ये बल्ब अगर यहाँ पे है तो लाइट अगर ऐसे आया, राइट, ऐसे, तो यहाँ पे एक ना बीम स्प्लिटर रखा जाता है 45 पे, कि जो भी लाइट है वो इस पे नॉर्मल फॉलो कर पाए। तो सारा इंटेंशन, सारा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया जाता है कि आपका ये फॉर्मूला ना होल्ड हो, क्योंकि ये फॉर्मूला को मैथमेटिकली डील करना इजी है ना। Yes, sir. हाँ, रेदर देन 20 cos r। ये चीज समझ में आ गया बच्चे लोग यहाँ तक? जी सर। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि कांटेक्ट पॉइंट पे कैसा फ्रिंज बनेगा, डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा? डार्क।
जैसे देखिए अगर मैं ऐसा कहूँ एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये डायग्राम एक बार देख लीजिए कि ऐसा है और कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है। रिंग कैसा बनता है तो सर्कुलर बनता है ऐसे, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा या यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट, डार्क। राइट। सो होगा क्या कि वहां पे हम कैसे कहेंगे एट कॉन्टेक्ट पॉइंट पे थिकनेस कितना होगा बच्चा, थिकनेस ऑफ थिन 0 फिल्म 0, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म 0 है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना होगा 0 0। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, डार्क की कंडीशन को। एम लेम्डा। तो ये डार्क किसमें होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट में या ट्रांसमिटेड लाइट में, रिफ्लेक्टेड में। रिफ्लेक्टेड में, क्योंकि रिफ्लेक्टेड में ये क्या होगा डेल्टा ए पाई होगा। तो ये अभी हमारा डार्क का यानी कंडीशन है, इसका मतलब m इजकल टू 0th ऑर्डर डार्क होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर कोई देखे तो ये जो होगा वो यहाँ पे डार्क दिखेगा। ये सबको समझ में आ गया, तो वहां पे डार्क स्पॉट होगा रिफ्लेक्टेड लाइट में, कोई अगर ऊपर से देखे तो नीचे से ब्राइट दिखेगा। जैसे देखिए ये डार्क है, लेकिन ये फॉर्मूला कब हमने लिखा, ये तब लिखा ना जब डार्क डेल्टा ए पाई होगा, तब ये डार्क का होगा ना। ये फॉर्म एम लेम्डा डार्क कब होगा, जब डेल्टा ए पाई होगा। इसका मतलब इन जनरल क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। और अगर हम इसमें कहें कि इफ डेल्टा ए 0 होगा तो मुझे बताइए कि किसको तब क्या होगा, ये अगर डेल्टा ए 0 होगा तो तब ब्राइट होगा वहां पे। तो पाथ डिफरेंस अगेन 2 and t इक्वल टू 0 बट इक्वल टू एम लेम्डा। अब की बार किसका होगा, ये ब्राइट का होगा ना। और ब्राइट का होगा तो इसका मतलब यानी कांटेक्ट पॉइंट पे कैसा दिखाई देगा, डार्क या ब्राइट। अगर ये तब एम ब्राइट लेम्डा, दिखेगा। हाँ, तो होगा क्या कि इस पॉइंट पे दैट इज, इस पॉइंट पे अगर हम लिखें इन दिस केस contact point will looks dark, sorry bright। तो जनरली एक क्वेश्चन आता है कि अगर रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट में देख रहे हैं तो सेंटर पे क्या दिखेगा, अगर कोई रिफ्लेक्ट से देख रहा हो रिफ्लेक्टेड लाइट को, डार्क। डार्क। और अगर कोई ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहा है तब ब्राइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट अगर नीचे से कोई देख रहा है तो उसी पॉइंट पे सेंटर पे अब की बार उसे ब्राइट दिखेगा। तो सेंटर पे डार्क दिखे या ब्राइट, राइट। जैसे इसको अगर यहाँ पे अगर डेल्टा ए हमारा पाई है तो सेंटर ब्राइट, सेंटर डार्क होगा। और अगर यहाँ पे डेल्टा ए 0, क्योंकि ऊपर अगर पाई होगा तो नीचे फिर क्या होगा 0 होगा ना, इसके लिए सेंटर पे क्या होगा, ब्राइट होगा, एट सेंटर ब्राइट। ये समझ में आ गया बच्चा, सेंटर पे डार्क होगा या ब्राइट होगा, दोनों हो सकता है। डार्क तब होगा जब डेल्टा ए आपका पाई है, ब्राइट तब होगा जब डेल्टा ए 0 होगा। या रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड में पूछे तो रिफ्लेक्टेड में ये डार्क होगा, ट्रांसमिटेड में ये ब्राइट होगा, क्योंकि ये डिपेंड क्यों करता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे t0 है, t0 इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0 इसका मतलब क्या होगा, ये एम लेम्डा ब्राइट को सेटिस्फाई या डार्क को सेटिस्फाई करेगा, यानी एम लेम्डा वाले को ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एम की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ये फ्रिंज दिखेगी कहाँ सर? ये आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे दिखेगी, नीचे से देखेंगे तो ऊपर दिखेगी। नीचे ऊपर मतलब ग्लास पे दिखेगी ना? हाँ, अगर आप जैसे देख रहे हैं आपने रूटिंग को ऊपर उठा रखा है, अगर आप नीचे से देख रहे हैं ग्लास के, यानी जैसे ये ग्लास है और आप ग्लास के नीचे से देख रहे हैं तो फिर आपको ऊपर दिखाई देगा। अगर कोई ऊपर से देख रहा है तो वो फिर नीचे दिखाई देगा वो। ठीक। नेक्स्ट इसमें हमें कैलकुलेट करना रहता है रेडियस ऑफ द रिंग। ये माने थे कि यहाँ पे रिंग बना, सेंट्रल डार्क,
ऐसा। अभी मान लेते हैं कि इसके अंदर इन जनरल कोई भी थीन फिल्म होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अभी एयर है, और ये जो ऑर्डर होगा वो अलग अलग ऑर्डर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी यानी रिंग की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होगी। इसमें आप लोगों को अभी कितना रिंग दिखाई दे रहा है, कितना मैंने ड्रॉ किया? 5 ना? 5। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर ऊपर से देखेंगे तो सेंटर पे आपको क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा या ब्राइट दिखेगा? डार्क देखेंगे। डार्क। Dark। इसका मतलब सेंटर फ्रिंज कौन सा बन रहा है? डार्क। जीरो। हाँ, सेंटर फ्रिंज जो होगा वो डार्क बन रहा है। उसके बाद फिर आपका कैसा बनेगा? उसके बाद हरे, जैसे ये डार्क बना तो उसके बाद ब्राइट, ब्राइट बना तो फिर से डार्क, फिर हर एक डार्क के बीच जो होगा वो एक ब्राइट बनता जाएगा। ऐसा। ब्लू को मान लेते हैं कि ये डार्क है, और फिर ये ब्राइट को मान लेते हैं कि ये व्हाइट को कि ये ब्राइट फ्रिंज है। ऐसा दिखाई देगा ना, इस तरीके से डार्क एंड ब्राइट, हर एक के बाद ऐसा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे थर्ड डार्क रिंग जो है उसकी m की वैल्यू मुझे बताइए कितना होगा, थर्ड डार्क रिंग का। m की वैल्यू 2 होगी। m की वैल्यू 3 होगी, सबको क्लियर है? ठीक। अब मुझे थर्ड डार्क रिंग का थिकनेस बताइए कि कितना होगा, थर्ड डार्क रिंग का थिकनेस। सर 3 होगी, 2 होगी। हाँ, 2 ना? डार्क के लिए। थर्ड डार्क रिंग का थिकनेस कितना होगा बच्चे लोग? 3 λ/2 वेरी गुड। जैसे देखिए डार्क के लिए हमने पढ़ा क्या है, तो पढ़ा है 2n/t = m लैम्डा, बट अगर n की वैल्यू 1 ले लें तो 2t = m लैम्डा। इसका मतलब थिकनेस की वैल्यू कितनी, m λ/2। और अगर अब मैं कहूँ कि यानी m = 0 यानी सेंट्रल डार्क, तो थिकनेस उतनी वहां पे कितनी होगी, 0। m की वैल्यू अगर मैं 1 कहूँ तो थिकनेस कितना, λ/2। m की वैल्यू अगर मैं 2 कहूँ तो थिकनेस कितना, फिर यानी यहाँ पे लैम्डा, इस तरीके से। इसका मतलब मैं किसी भी रिंग का थिकनेस पूछूं तो आप आराम से कह सकते हैं ना कि यहाँ पे उसकी थिकनेस क्या होगी। जैसे देखिए अभी मैंने ये रिंग सेलेक्ट किया है, और यहाँ के बाद इसकी थिकनेस की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ये इसकी थिकनेस है, राइट। मुझे बताइए कि ये जो रिंग मैंने अभी प्लॉट किया है उसके जस्ट ऊपर जो थीन फिल्म है या एयर है उसकी थिकनेस कितनी है, जो रिंग मैंने प्लॉट किया है जहां से, यानी ये रिंग अभी मैंने इसके सामने प्लॉट किया था। ये मुझे बताइए उस रिंग के सामने ऊपर थिकनेस कितनी वैल्यू होगी अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो? 5 λ/2n करते हैं। जैसे अभी ये कौन सा रिंग था, तो ये m की वैल्यू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, m की वैल्यू फिफ्थ है। इसका मतलब यहाँ पे जो थिकनेस होगा वो 5 λ/2 होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या, अब अगर मैं किसी भी रिंग की थिकनेस पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं कि कितना थिकनेस होगा। जैसे मैं पूछूं कि 10th ब्राइट 10th डार्क का थिकनेस कितना होगा, तो 10 λ/2 10। हाँ, ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि 20 डार्क कहीं पे बन रहा है, आप काउंट करते जाइए, जहाँ पे 20 डार्क बन रहा है उसके नीचे जो एयर थीन फिल्म होगा, जैसे अभी ये कटोरा शेप का है ना, तो ये कटोरे की ग्राउंड से कितनी हाइट है। अगर मैं थीन फिल्म की हाइट कह रहा हूँ इसका मतलब यही ना कि कटोरा का ग्राउंड से कितना हाइट है। यस सर। इसका मतलब आप रिंग देख के बता सकते हैं कि अभी उस वक्त कटोरे की कितनी हाइट है ग्राउंड से। अदरवाइज इंची टेप पे फाइंड आउट करना थोड़ा सा हम टिपिकल होता है। यहाँ आप टी काफी माइन्यूटली बता सकते हैं, नैनोमीटर के स्केल तक आप बता सकते हैं कि थिकनेस कितनी है रिंग को देख करके, है ना बच्चे लोग? यस सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा कि जैसे अभी कोई आपको ना मैं एक कटोरा दे दूं, ऐसा एक कटोरा दे दूं ना, और मैं कहूँ मुझे बताइए कि ये इस पॉइंट पे कटोरे की हाइट कितनी है, या मैं कहूँ इस पॉइंट पे कटोरे की हाइट कितनी है, तो आप क्या करेंगे, मुझे इंची टेप ला के मेजर करके दिखा देंगे कि सर यहाँ इतना हाइट है नॉट पॉसिबल ना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप देखेंगे कि इसके नीचे ना कौन सा रिंग बन रहा। अगर इसके नीचे मान लेते हैं कि m की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 5 है, अगर इस यानी इसके नीचे, इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है, 5 λ/2 ना। यस सर। ना, तो किसी भी पॉइंट पे थिकनेस निकालना इजी है। आप नंबर ऑफ रिंग देखिए, वहां पे आप आराम से इसकी थिकनेस बता सकते हैं। तो थिकनेस पूछे तो आप ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लीजिए, बट आपसे पूछा क्या जाएगा मोस्ट ऑफ टाइम
कि यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये कोई मुझे बता सकता है क्या कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये वैल्यू आर एम की वैल्यू, मान लेते हैं कि mth ऑर्डर था, यानी ये mth ऑर्डर मान लेते हैं डार्क है, ठीक। तो सेंटर ये पॉइंट है, सेंटर किसको मानेंगे? जहां पे डार्क हुआ होगा ना। हाँ तो यहाँ पे डार्क है तो ये सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन से यहाँ तक जाइए और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आर एम है। मुझे बताइए कि फिर रेडी यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? लैम्डा के फ्रिंज टर्म्स विड्थ में निकाल के ऐड कर देंगे ना सर उसमें। क्या करें आप? फ्रिंज विड्थ निकाल के सर जितने फ्रिंजेस बन रहे हैं उनको ऐड अप कर देंगे। हाँ, तो फ्रिंज विड्थ आप कैसे निकालेंगे? सर फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए सर जो भी दे रखा है दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच में ले सकते हैं डिफरेंस। कोशिश कीजिए। कोई मुझे बता सकता है कि ये आर एम की वैल्यू कितनी होगी? जैसे मैंने कहा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, mth डार्क के बीच जो थिकनेस है वो मुझे बताइए कितना। तो थिकनेस आप कह देंगे m लैम्डा बाई 2। कोई डाउट है? ये हाइट आप आराम से बता सकते हैं कि थिकनेस कितना है, यस सर। बट mth डार्क का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये अगर कोई पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ बच्चे लोग? मैं पूछ रहा हूँ कि mth डार्क रिंग पे थिकनेस कितना होगा, वो आप बता देंगे। mth डार्क रिंग का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, वो आप कैसे बताएंगे? क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे? ओके, सो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और होगा क्या कि जैसे मैंने आपको बताए थे, यानी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट या मंत्र हमने बताया था आपको। मुझे बताइए लॉयड्स मिरर का मंत्र क्या है? किसमें डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड डायरेक्ट रेज। और रिफ्लेक्टेड रेज। और थीन फिल्म में पार्ट डिफरेंस किसके किसके बीच हमें खोजना होगा? रिफ्लेक्टेड रेज और ट्रांसमिटेड हाँ, रेज। लेकिन रिफ्लेक्टेड कहाँ? थीन फिल्म के film। अपर सरफेस से और थीन फिल्म lower। के लोअर लोअर सरफेस। सरफेस। ये उसका होगा। अब रहा कि न्यूटनिंग्स में यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। न्यूटनिंग्स जो असाइनमेंट मैंने दिया है या जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आया है, अगर कोई क्वेश्चन कहीं भी फंसता है, राइट, तो अभी जो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा आप उसको एक बार यानी रिकॉल कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो भी टिपिकल होगा वो उसी फॉर्मूले से बनेगा। क्लियर है? जहां भी न्यूमेरिकल फंसे आप वो फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे लोग? जैसे मैंने ऑप्टिक्स में कहा ना कि कहीं भी कुछ क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगी? पार्ट डिफरेंस से ना। हाँ हाँ, तो न्यूटनिंग्स में जब कभी कोई क्वेश्चन शुरू होगा यानी कोई क्वेश्चन अगर फंसे तो फिर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। होगा क्या कि mth डार्क रिंग के पास थिकनेस कितनी होगी वो हम आराम से बता सकते हैं, क्वाइट इजीली बता सकते हैं। ये क्लियर है सबको? अब अगर कोई थिकनेस हम अगर बता सकते हैं तो क्या ये rm और इस t में कोई रिलेशन है? कैन वी रिलेट? इफ यू वी नो द t देन कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ rm? तो थोड़ा बहुत ना अभी हम ऑप्टिक्स छोड़ के ज्योमेट्री के पे बात करेंगे कि rm और t में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि नहीं, कोई रिलेशन है या नहीं। जैसे बताइए कि ये जितना rm है उतना ही ये वैल्यू होगा अगर उसके पैरेलल में ड्रॉ करूं तो हाँ ना। यस सर। ठीक, और मान लेते हैं कि यहाँ इस सर्कल का ये सेंटर है। सो यहाँ से ये पूरा वैल्यू कितना होगा? ये पूरा वैल्यू r होगा। यानी यहाँ से अगर मैं करूं, ठीक, तो ये पूरा वैल्यू r होगा और ये वैल्यू t होंगे। यहाँ से यहाँ अगर ये t है तो ये भी t होगा ना। तो यहाँ से होगा। यहाँ तक कितना होगा? r माइनस टी R होगा minus यहाँ T। से यहाँ तक। ठीक, और अब होगा क्या? ये वैल्यू कितना होगा? ये आपको लग रहा है कि ये वैल्यू rm होगा ये? यस सर। यस सर। अब मुझे rm और t में कोई रिलेशन आप बता सकते हैं? किसी को कोई रूल दिख रहा है कि rm और t को रिलेट कर पाए? पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो इस दोनों में रिलेशन हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ये जो वैल्यू होगा वो r होगा। तो फिगर से हम ऐसा कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इजकल टू कितना? r माइनस t का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
अब इसमें से अगर अब आपको कोई पूछे रेडियस तो आप आराम से बता सकते हैं कि कितना होगा रेडियस ना। आपको आर की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक। टी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना कि किसी भी रिंग के लिए कितना थिकनेस होगा। टी की वैल्यू आप बता सकते हैं ना हमेशा बच्चा ना। तो हाँ टी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, तो ये आर एम हम आप निकाल सकते हैं ना सॉल्व करके। या ये यहाँ से देखें, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं रेडियस की वैल्यू। आर एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का स्क्वायर, ऐसा ना। थिकनेस आपको पता होगा, फिर आप ये आराम से बता सकते हैं। बट हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कंडीशन अगर देखें तो ये आर स्क्वायर, इससे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर और फिर यहाँ पे टी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जा सकता है, सॉरी ये कैपिटल आर था ना, आर स्क्वायर, और फिर इसे लिखा जा सकता है 2RT, ऐसा। यहाँ पे आप क्या क्या सब कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट होगा। सो फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लिखें आर स्क्वायर, और आपको लग रहा है कि टी की वैल्यू क्वाइट स्मॉल होगा, काफी ज्यादा कम होगा, इस टी की वैल्यू को नेग्लिजिबल किया जा सकता है क्या बच्चे लोग? टी काफी कम होगा ना, नैनोमीटर में होंगी ना रेंज थिकनेस की। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो थिकनेस स्मॉल होगा इसलिए नेग्लिजिबल किया जा सकता है, या मैं लिख देता हूँ कि फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस टी स्क्वायर जो होगा वो लगभग 0 के आसपास होगा। तो इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, we will be able to equal to rm square is equal to 2RT, या फिर यहाँ से हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे कि 2T is equal to हो जाएगा rm square by r, और ये एग्जैक्ट होगा या अप्रोक्स होगा? 2T is equal to rm square by r, अप्रोक्स। तो इसका मतलब जब कभी, और ये फॉर्मूला आप किस किस से रिलेट कर रहा है, आरएम क्या है यहाँ पे, आरएम रेडियस है। रेडियस ऑफ किसका रेडियस है, डार्क का या ब्राइट का? डार्क का। ये किसी का भी रेडियस। अभी हमने डार्क ब्राइट का कोई कंडीशन सेट किया है क्या? अभी कोई कंडीशन नहीं सेट किया ना, ये डायग्राम में हमने कहा है। बट होगा क्या कि इसमें कहीं कोई दिख रहा है डार्क ब्राइट, तो होगा क्या कि ये आर किसका होगा, अगर आपको टी पता है तो टी के नीचे आर क्या होगा, या टी के नीचे डिस्टेंस क्या होगा, वो रिलेट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला सबके लिए करेक्ट है, रेडियस ऑफ किसका, डार्क और ब्राइट, कुछ भी हो सकता है वो। बस आपको यानी टी जहां पे है उसकी, जैसे अगर इसकी थिकनेस टी है तो यहाँ से उसकी सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, जस्ट वो बता रहा है। ये वो बता रहा है जहाँ पे थीन फिल्म की हाइट टी है, कटोरी की हाइट कहाँ पे टी होगी उसका डिस्टेंस सेंटर से बता रहा है यार। क्लियर है ये बताइए कि ये जो अभी फॉर्मूला मैंने डिराइव किया इसमें ऑप्टिक्स लगा है या ज्योमेट्री लगा है, ये वाले फॉर्मूले में? ज्योमेट्री। हाँ, तो अभी ये डार्क ब्राइट नहीं बताएगा, अभी तो सिर्फ बताएगा कि जहाँ पे थिकनेस टी है उसका पोजीशन क्या है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये रेडियस ऑफ डार्क या ब्राइट यानी बताएगा, और टी वहां पे क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्म। थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। रेस्ट और तो आपको पता होगा, आर को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये होगा क्या, इस फॉर्मूले की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। न्यूटन रिंग्स में मैंने कहा कि जहां कहीं भी आप कोई न्यूमेरिकल में फंसेंगे इसे आपको रिकॉल करना होगा, क्योंकि होगा क्या, थिकनेस तो हमेशा बताया जा सकता है ना, किसी पॉइंट पे डार्क हो या ब्राइट हो। यस सर। हाँ, तो अगर मैंने कहा मुझे टेंथ डार्क की थिकनेस बताओ, तो आप सीधा एम लेमडा, एम की जगह 10 और फिर 20 एम लेमडा आर से आप निकाल सकते हैं। तो थिकनेस हमेशा निकल जाएगा, आर आपको दिया रहेगा, इसका मतलब वहां पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वहां पे आप उसका सेपरेशन यानी डिस्टेंस बता सकते हैं कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। ठीक, तो इसलिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये लिख लीजिए। हाँ बताइए सर, ये जो पैटर्न है और ट्रांसमिटेड के लिए या फिर रिफ्लेक्शन के लिए? ये फॉर्मूला ज्योमेट्री के लिए, अभी ऑप्टिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ज्योमेट्री नहीं सर, अगर सर आप एमएथ डार्क बोलते हैं तो सर डार्क किसके लिए, ट्रांसमिटेड के लिए और या फिर रिफ्लेक्शन के लिए?
हाँ वो डिपेंड करेगा कि आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला वो सबसे इंडिपेंडेंट है। ठीक, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ मेरा हो गया। और किसी को लिखना है या शुड बी मूव टू द नेक्स्ट? सर इसके एक बार प्रीवियस स्लाइड मूव करना। अच्छा, लिख लिया ये? यस सर, थैंक यू। तो ये इसका फिजिक्स समझिए कि क्या कह रहा है ये इक्वेशन। जैसे देखिए कि अभी हमने डिराइव क्या किया है, हमने डिराइव किया है 2t इक्वल टू आर स्क्वायर बाई यानी r, ऐसा। और ये अब जैसे देखिए अगर यहाँ पे यानी r अगर लार्जर है, r इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे बताइए हमने उल्टा तो नहीं किया, ये यही है ना 2t इक्वल टू। अब अगर यहाँ पे r इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे थिकनेस क्या करेगा, उसी सेपरेशन पे थिकनेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? अगर r इंक्रीज कर रहा है रेड्यूस, डिक्रीज करेगा ना। एक और कि अगर t इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे उसकी डिस्टेंस भी क्या करेगा, अगर t जहाँ पे हाइयर है वहां पे उसकी सेपरेशन भी क्या होगा या पोजीशन भी क्या होगा, हाइयर होगा ना। यस सर। यानी हाइयर पोजीशन तो हाइयर थिकनेस। इसको आप ऐसे दो डायग्राम से समझिए, एक तो हमने ऐसा कहा, और एक हमने ऐसा कहा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं कि ये r1 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कि r2 है। मुझे बताइए r1 और r2 में कौन ज्यादा है? r2। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक डिस्टेंस हम फिक्स करते हैं, जैसे यहाँ सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस, और उस यहाँ भी हम उतना ही डिस्टेंस लेते हैं, दोनों डिस्टेंस में मुझे बताइए थिकनेस कहाँ पे ज्यादा होगा? जैसे यहाँ पे इतनी थिकनेस है, इतने ही डिस्टेंस ले लगभग, तो इतनी थिकनेस है। किसमें थिकनेस कम है, किसमें थिकनेस ज्यादा है, r1 वाले में या r2 वाले में? R1 में ज्यादा है। r1 में R2 R1 में ज्यादा है। r1 में इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि r1 लार्जर है ना, सॉरी r1 स्मॉलर है, स्मॉलर है तो Yes, sir. थिकनेस क्या हो जाएगा वहां पे, ज्यादा। ज्यादा। और अगर r2 यानी r अगर ज्यादा है तो वहां पे थिकनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और एक प्लेन ग्लास के लिए r कितना होगा, जैसे अगर बिल्कुल प्लेन ग्लास पे प्लेन ग्लास रखा हुआ है ना ऐसा, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी प्लेन ग्लास के लिए। यस और उसके लिए फिर थिकनेस कितना इनक्लोज होगा, अगर दो प्लेन ग्लास आपस में रखा हुआ है तो उसके बीच थिकनेस कितना होगा? अगर r आपका इन्फिनिटी जा रहा है तो थिकनेस कितना होगा उसके अंदर? 0 ना। एक ग्लास के ऊपर अगर आपने दूसरा ग्लास रखा तो उसके बीच कुछ भी थिकनेस बचेगा अगर दोनों पैरेलल है तो? हाँ, तो यही अगर r आपका इन्फिनाइट टेंड्स करे तो थिकनेस 0 होगा। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया ये रिलेशन, ये ऑप्टिक्स नहीं है अभी, तो ये ज्योमेट्री है कि ऐसे कर्व सरफेस के बीच थिकनेस कितना इनक्लोज होगा, राइट। तो ये इसका कंडीशन शो कर रहा है। यानी ये चीज आप यहाँ भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई यानी बॉल शेप का ऑब्जेक्ट है, और बॉल शेप का अगर आपको यहाँ से डिस्टेंस पता हो कि ये डिस्टेंस x है, तो आप ये t बता सकते हैं कि क्या होगा, बता सकते हैं ना। अब कोई भी एक चीज हाइट पता हो तो आप डिस्टेंस बता सकते हैं ना यहाँ पे। Yes, sir. तो उस सब के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया। मैंने कहा कि ये हमारा इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या जाएगा, रेडियस ऑफ द डार्क रिंग एंड द ब्राइट रिंग। सो रेडियस ऑफ mth डार्क रिंग, सपोज कीजिए कि हमारा डेल्टा ए पाई है। इफ डेल्टा ए पाई, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2nt इक्वल टू m लैम्डा। क्या लिखेंगे, ये क्या चीज होगा, डार्क होगा या ब्राइट होगा? डार्क। डार्क होगा। और 2nt इक्वल टू m लैम्डा है, तो मुझे इसका रेडियस बताइए। आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2t इक्वल टू m लैम्डा बाई n,
ऐसा, और 2t इक्वल टू m लैम्डा। फर्दर सिंस 2t इक्वल टू होता है क्या, अभी हमने वो फॉर्मूला डेवलप किया था, 2t इक्वल टू कितना, 2t इक्वल टू ये होगा ना r स्क्वायर m/2r, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला कितना है, तो ये हमने निकाला है m लैम्डा बाई n। तो मुझे बताइए रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, rm स्क्वायर की, r स्क्वायर की हम ऐसा लिख सकते हैं m लैम्डा बाई n इंटू r। ये अगर आपका n एयर है, अगर आपका n एयर है तो फिर डार्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m लैम्डा r। तो डार्क रिंग का रेडियस जो होगा वो इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं ऐसा। ये आ गया सबको समझ में, रेडियस ऑफ एमएथ डार्क रिंग, इसको आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ एमएथ डार्क रिंग। ये किस में होगा, रिफ्लेक्टेड में या ट्रांसमिटेड में, ये डार्क रिंग का फॉर्मूला रिफ्लेक्टेड में। रिफ्लेक्टेड में है। हालांकि वो ट्रांसमिटेड में भी हो सकता है, अगर डेल्टा आई उसका पाई है तो वो जिस जहां भी डेल्टा आई पाई है वो कहना ज्यादा बेटर है रेदर देन रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको बच्चे लोग, सबको फॉर्मूला समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट अब सिमिलरली आप मुझे उसका बताइए, ब्राइट रिंग का रेडियस बताइए। तो सिमिलरली रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग m plus half lambda by r। रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग। सो उस वाले फॉर्मूले में आप क्या चेंज करेंगे, अगर सिंपल वन लाइन चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरा सिस्टम ही फिर से लिखिए। 20 इक्वल टू ब्राइट के लिए कितना m प्लस हाफ, और यहाँ पे लैम्डा, फिर इसका मतलब 2t इक्वल टू कितना, तो m प्लस हाफ, और यहाँ पे लैम्डा बाई n, बट 2t इक्वल टू होता क्या है, rm स्क्वायर बाई r होता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग कितना हो जाएगा, तो rm स्क्वायर इक्वल टू m प्लस हाफ ये लैम्डा बाई n इंटू r। और अगर एयर है, इफ एयर, तो आप वहां पे n की वैल्यू को 1 लिख लीजिए। तो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग कितना हो जाएगा ये, तो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग आप इसे लिख सकते हैं m प्लस हाफ और लैम्डा r। यानी डार्क और ब्राइट में किस बात का अंतर था कि आपने m प्लस हाफ को किससे रिप्लेस, m को किससे रिप्लेस कर दिया, m प्लस हाफ m प्लस हाफ। ये चीज समझ में आ गया बच्चे लोग? यस सर। अच्छा, यहाँ मुझे बताइए m की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी अगर आप ये काउंट करेंगे तो, 0 ना, तो m इक्वल टू 0, ये आपका कौन सा होगा, सेंट्रल ब्राइट होगा या सेंट्रल डार्क, यानी क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट होगा या यानी सेंट्रल ब्राइट? सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट होगा। फर्स्ट ब्राइट होगा। फर्स्ट सेंटर ब्राइट पे तो डार्क है ना बच्चा। यस सर। हाँ, तो ये इसको क्या कहेंगे, m इक्वल टू 0 को हम फर्स्ट ब्राइट कहेंगे। m इक्वल टू 1 के लिए इसे सेकंड ब्राइट। सेकंड ब्राइट, और इसी तरीके से सो ऑन। m इक्वल टू 2 के लिए आप ऐसे कहेंगे थर्ड ब्राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे ये काउंटिंग समझ में आ गई कि अगर आपको फर्स्ट लिखना है तो 0 लिखना होगा, सेकंड लिखना होगा तो 1 लिखना होगा, थर्ड लिखना होगा तो 2 लिखना होगा, यानी एक कम लिखना होगा उस ब्राइट के लिए। ये आ गया समझ में? Yes. आ गया। तो आप प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा। अच्छा, इसके प्रीवियस, इससे पहले भी ये बस। सर ब्राइट रिंग की रेडियस ज्यादा होती है क्या हमेशा डार्क से? ब्राइट नहीं, ब्राइट रिंग की रेडियस डार्क से ज्यादा, Okay. क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मतलब फॉर्मूला देख के तो वही लग रहा है कि मतलब उसमें m लैम्डा आ रहा है और इसमें m प्लस हाफ लैम्डा आ रहा है, तो m तो इंक्रीज कर गया, तो रेडियस भी श्योर है कि इंक्रीज ही की होगी। देखिए सेंटर पे ये आपको डार्क दिख रहा है, सेंटर के बाद पहला जो होगा वो क्या होगा, डार्क होगा या ब्राइट होगा?
सेंटर के बाद तो ब्राइट होगा पहला। और सेंटर के बाद फर्स्ट डार्क कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट ब्राइट के बाद या फर्स्ट ब्राइट से पहले? फर्स्ट ब्राइट के बाद। इसका मतलब रेडियस किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट डार्क का या फर्स्ट ब्राइट का? फर्स्ट डार्क का ज्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे तो ब्राइट का दिख रहा है ज्यादा। हाँ, अब इसको फॉर्मूले सोचिए, से। यानी ना दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक बच्चा? गलत सोचना मतलब ऐसा है कि हाँ, गलत कहीं है। गलत सोच रहे हैं। थोड़ा सा बैठ के ना आराम से मैथमेटिक्स कीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैथमेटिक्स आपका सर कुछ हो, इससे पहले वाली स्लाइड। मैथमेटिक्स अभी आपका कुछ हो, फिजिक्स ऐसा होगा, फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए कि आपकी गलती कहाँ है। ठीक? सर हाँ। हाँ बताइए। सेम ऑर्डर के लिए देखेंगे क्या इसमें? नहीं, वो सब बेकार की चीजें हैं। सीधा है कि आपको ये पूछेगा कि थर्ड ब्राइट का, फोर्थ ब्राइट का, या थर्ड डार्क का, या फोर्थ डार्क का, जो फॉर्मूला है उसमें पुट कीजिए। हाँ, अगर कभी आपका आंसर ऐसा आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका थर्ड ब्राइट, देखिए तो थर्ड ब्राइट कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड ब्राइट जो है वो क्या थर्ड डार्क से पहले नजर आ रहा है या बाद में नजर आ रहा है? सर बाद में ही आएगा। पहले। हाँ, पहले है ना। पहले। हाँ, डार्क पहले आएगा ना सर? हाँ, डार्क पहले कहाँ आ रहा है? ब्राइट पहले आएगा। सेंटर पे डार्क है, उसके बाद फिर क्या, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट ना। और ये अगर इसको मैं काउंट करूं, ये थर्ड ब्राइट यहाँ पे है, और थर्ड डार्क काउंट करूं तो फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट से पहले आ रहा है ना। कोई दिक्कत है हाँ या ना? आप लोग रिस्पॉन्स काफी लेट करते हैं, नहीं सर, वही तो मैं देख हाँ, तो मैं देख रहा इरिटेटिंग था। होता है। अगर समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो ना। और एक तो बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी कहीं दिक्कत हो रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑप्टिक्स? नहीं सर। नहीं सर। आ रहा है नहीं नहीं सर। सर, सर, ऐसी दिक्कत नहीं बहुत है। कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, सो ये समझ में आ गया, ऐसा फिजिक्स होगा। अब आगे आपका आंसर कभी भी ज्यादा कम आ रहा है, इसका मतलब आपकी मिस्टेक है, उसे थोड़ा सा उसको रेगुलेट कीजिए ना कि आपका क्या होना चाहिए। सेकंड देखिए कि इसी पे एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बट एक पॉइंट और कि आप माइनस वाला कब यूज करेंगे, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, या यही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि इफ वी, इसे नोट करके लिख लीजिए, इफ वी यूज, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर एम स्क्वायर इजकल टू एम माइनस हाफ लेमडा आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे m की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 से। 1 से। तो m की वैल्यू 1 1 से। के, m की वैल्यू 1 के लिए हम क्या कहेंगे, कौन सा ब्राइट? फर्स्ट फर्स्ट ब्राइट। ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट। टू राइट। m की वैल्यू 2 के लिए सेकंड ब्राइट। सेकेंड ब्राइट। इसी तरीके से 3 के लिए थर्ड ब्राइट। मुझे कहिए कि काउंटिंग के लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस वाला या प्लस वाला? माइनस वाला। माइनस वाला। जैसे आपको कोई पूछता है 10th ब्राइट, कुछ सोचना नहीं है, 10th की वैल्यू 10th होगी। ठीक? हाँ। अब आपको लग रहा है कि डार्क किसका रेडियस कम होगा? पहले यहाँ पे कितना था, आप डार्क के लिए हाँ, लिख रहे आ हैं गया। एम लेमडा आर, अब इसे क्या लिख रहे हैं, एम माइनस हाफ, तो कम होता जाएगा ना वो। हाँ हाँ, अभी आ गया। ये हो गया क्लियर बच्चे लोग? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये यानी इस तरीके से डार्क एंड ब्राइट के रेट्स आ जाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है न्यूटनिंग्स का। तो ऑलमोस्ट न्यूटनिंग्स के हमने जनरल जो क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या न्यूटनिंग्स में, एक तो आपको पाथ डिफरेंस पूछा जाएगा, तो पाथ डिफरेंस यानी मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन। मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन वैसा ही है ना जैसा हमने पहले पढ़ा था, फिन में पढ़ा था। हाँ सेम है। ठीक। नेक्स्ट आपसे नया चीज आपने क्या पढ़ा है इसमें, तो ये नया चीज ये ना रेडियस। ना आपको, रेडियस हाँ, कहाँ पे डार्क या ब्राइट होगा वो 2t से पता कर लेंगे। फिर आपको रेडियस पता अगर करना होगा तो इससे रिलेट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे रेडियस पता चल जाएगा। ठीक? ठीक है सर। अब एक दो क्वेश्चन हम ना यानी प्रीवियस ईयर का कर लेते हैं। सर ये सारा केस रिफ्लेक्टेड के लिए पढ़ाया ना, आप ट्रांसमिटेड के लिए नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा किसी के लिए नहीं पढ़ाया। मैंने डेल्टा इक्वल टू किसके लिए पढ़ाया, पाई के लिए पढ़ाया। हाँ। और पाई क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टेड में भी हो सकता है, और नहीं, बस रिफ्लेक्टेड में हो सकता है क्यों ट्रांसमिटेड में क्यों नहीं होगा पाई? सर, क्योंकि 2 ग्लास ही होगा जो न्यूटन देंगे, तो हाँ, बीच में अगर वो फिल्म।
सिस्टम अगर डिफरेंट है तो वो ट्रांसमिटेड में भी पाई हो सकता है ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो। अच्छा हाँ यस सर। तो इसलिए वो डेल्टा का याद रखें कि डेल्टा के किस डेल्टा के लिए वो करेक्ट है, रिफ्लेक्टेड के लिए, यानी डेल्टा है वहां पे क्या है वहां से आपको पता चलेगा। ओके, सो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं या फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर हम करेंगे असाइनमेंट। अच्छा 4 आपको अभी मैंने दिया नहीं है, मैं लिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। न्यूटनिंग का एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू दे रखा है। लैम्डा इज 589 नैनोमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर एंड डायमीटर ऑफ लेंस ये है 20 mm और इस चीज को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 5 में है। अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ब्राइट रिंग इन रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सा क्वेश्चन है सर? ये असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने अभी लिख दिया। अब जरा इसको सोचिए थोड़ा सा और देखिए कि कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, करने की कोशिश कीजिए, उसका फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। Try to get the idea how we will solve it. ऑलमोस्ट आपने न्यूटनिंग्स का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, थोड़ा सा सोच के देखिए तो फिर आपको पता चलेगा। डायमीटर जो सर मैक्सिमम थिकनेस दिया है क्या 20 mm? ये देखिए यहाँ पे दो एक वर्डिंग है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रेडियस 5 मीटर और डायमीटर 20 मीटर। अगर किसी का रेडियस पता हो तो डायमीटर कितना होगा, उसका ट्वाइस ना। यस सर। यस सर। डायमीटर कितना होना चाहिए 10 ना। बट ये फिर यहाँ क्या है, रेडियस 5 और डायमीटर 20 mm, वो भी mm में। इसका मतलब क्या सीखा बहुत आपने? कम है। वो फिल्म ही होगा, फिल्म की थिकनेस है। क्या है बचा, डायमीटर मतलब क्या? सर ये रिंग की थिकनेस वो है, रिंग का मतलब डायमीटर जो रिंग बन रही है। थिन फिल्म की जाए। ये भी कटोरा जैसा आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर मैंने कटोरा बनाया वो दिख रहा हाँ है। सर। यस हाँ। सर। अब होगा क्या कि इसकी जो डायमीटर होगी, ये डायमीटर, ये तो ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो डायमीटर कहलाता है, ये डिस्टेंस। और अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, यहाँ से यहाँ जो इसकी वैल्यू होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आपको लग रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और डायमीटर में कोई रिलेशन है? यहाँ पे अगर मैं इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर करता हूँ कि यहाँ से सेंटर से इसकी कितनी डिस्टेंस, RM वाला रिलेशन। और डायमीटर अगर मैं ऐसा कहता हूँ, कोई रिलेशन आपको लग रहा है कि डायमीटर और रेडियस में है? है। यस सर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब वहां मैं आपको प्रॉपर नहीं बता पाया। ये मान लेते कि ये इसका रेडियस r है, ठीक, और मैंने इसे दो यानी स्लाइस किया, एक यहाँ से और फिर एक यहाँ से, एक और किया, एक यहाँ से, ठीक। एक लेंस मैंने इसको ऐसे बनाया है, यानी यहाँ से काट के, सॉरी ये काट के एक लेंस ऐसा बनाया। दूसरा लेंस मैंने यहाँ से काट के बनाया ये, और तीसरा लेंस मैंने यहाँ से काट के बनाया। तीनों लेंस में मुझे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है r। r, तीनों का सेम है ना?
Yes, sir. बट तीनों फिर तो same डिफरेंट है। किस बात की है? Cutting diameter में। sections का। Diameter. इस बात की डिफरेंस है कि यहाँ ये इतना लार्जर है, ये इतना, बट तीनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या सेम है। अब मैंने इसे कहाँ से काटा है वो आर से किसी भी तरीके से रिलेटेड है क्या? जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा। तो अभी इसकी वैल्यू क्या है, वो इससे इंडिपेंडेंट है, वो हमें इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने इसे काटा कहाँ पे। ठीक, Yes, sir. तो यहाँ पे अब डी मतलब समझ में आया कि डी क्या है। ये जो लेंस है ना, लेंस का डायमीटर कितना है, ये जो लेंस अभी हमने काट के अलग कर लिया है ना, वो भी एक सर्कुलर जैसा ही होगा ना, उसकी डायमीटर कितनी है, आया समझ में यस सर। ना? Yes, sir. तो जैसे अगर ऐसा कोई फुटबॉल हुआ ना, फुटबॉल को आप यहाँ से काट लीजिए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कुछ और होगा, बट ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ लेंस, क्योंकि ये समहाउ ऐसा जैसा होगा, ऐसा प्लेट जैसा होगा, ये भी एक सर्कुलर जैसा होगा, तो उसका भी कोई अपना डायमीटर होगा। ये डायमीटर और इस डायमीटर में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक, Yes, या sir. आप इसे कह सकते हैं डायमीटर जो भी है उस लेंस की एक्सटेंशन है, कि लेंस कितना दूर तक फैला हुआ होगा, मैक्सिमम कितना दूर तक फैला हुआ होगा। ठीक है, तो अगर इसकी डायमीटर डी है, इसका मतलब जो रिंग बनेगा वो कितने दूर में बनेगा, इसी रीजन में ना, रिंग इसी रीजन में बनेगा ना बच्चा, जो भी बनेगा जितना दूर डायमीटर Yes, उतना ही sir. दूर बनेगा ना। Yes, ना? sir. तो अब अगर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे यानी आपका रिंग बनता जा रहा है, ये मान लेते हैं कि ये रिंग बना, लास्ट रिंग इसका मतलब कहाँ पे बनेगा, लास्ट रिंग का यानी रेडियस या डायमीटर, लास्ट रिंग का डायमीटर किसके बराबर होगा? डी के बराबर। जैसे अगर सपोज कीजिए ये ना हमारा डीएम है, लास्ट रिंग का डायमीटर है, ये डायमीटर इस डी के बराबर होगा Yes, sir. ना, या डी आप नहीं अगर समझे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट रिंग का जो रेडियस होगा आर एम ना, ये आपको लग रहा है कि डी का हाफ होगा, ये आर एम पूरे डी का हाफ Yes, sir. ना। तो ये Yes, sir. कंडीशन है जहां से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर। अब एक बार कोई मुझे सॉल्व करके बताइए कि कितना, यानी एम की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा, तो आर एम की वैल्यू कितनी होगी, तो रेडियस ऑफ कौन सा रिंग पूछा था इसने, ब्राइट रिंग पूछा है ना, ब्राइट रिंग पूछा है ना। Yes, sir. मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला, कौन सा आप यूज करना चाहते हैं? माइनस। ठीक, और यानी तो हम मान लेते हैं कि लेट mth ब्राइट रिंग coincides with last edge of the लेंस, लेंस का जो लास्ट एज है वहां coincide कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि d की जो वैल्यू होगी वो आर एम, dy/2 की जो वैल्यू होगी वो आर एम के बराबर होगा। अब यहाँ पे आर एम का ब्राइट रिंग का फॉर्मूला बताइए, तो आर एम की वैल्यू कितनी होगी, mth ब्राइट रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, mth ब्राइट रिंग का फॉर्मूला बच्चे लोग, आर एम इक्वल टू आर स्क्वायर एम माइनस 1/2 लैम्डा डी। लेमडा आर। यहाँ पे n का कोई डिस्क्रिप्शन है क्या कि इसके बीच क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर कुछ No, नहीं sir. दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर हम क्या मानेंगे, अगर कुछ नहीं है तो, अगर कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो हम मानेंगे कि इसके अंदर एयर रखा हुआ हाँ, है। एयर है। हाँ, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे एयर है, राइट। और डेल्टा ए कितना होगा, यानी ब्राइट रिंग का फॉर्मूला हम यही क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा ए कितना होगा, अगर ये मैं ब्राइट के लिए यूज कर रहा हूँ तो हाई मान रहे हैं। पाई/2। हाँ, और या अगर जनरल केसेस में ये रिफ्लेक्टेड में एज्यूम कर रहा हूँ या ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड, वैसे भी इसने लिख Reflected. दिया है, उसने स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि किसके लिए है, ये लिखा हुआ है हाउ मेनी ब्राइट रिंग रिफ्लेक्टेड रेज, इसका मतलब ये डेल्टा ए जो होगा वो पाई एज्यूम कर रहा है कि डेल्टा ए पाई पे कितना होगा। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, ये आर एम का जो फॉर्मूला होगा
वो किसके बराबर होगा? अभी हमने क्या कहा, d/2 का स्क्वायर के बराबर ना बच्चा, लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ Yes, लिख sir. सकते हैं। अब आपको सॉल्व क्या करना है यहाँ पे, तो यानी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हम ऐसा सॉल्व करेंगे, d/2 का स्क्वायर और 1/λr और कुछ, ठीक। और इसका मतलब m की वैल्यू जो होगी वो कितना, d/2 का स्क्वायर 1/λr प्लस हाफ, या ऐसे और लिखना चाहे तो d/2 का स्क्वायर 1/λr प्लस 0.5। आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि कितना आ रहा है m का आंसर। सारा वैल्यू पुट कीजिए जो मैंने अभी दिया है, फिर आंसर बताइए। 34.46 आ रहा है सर ऑलमोस्ट। अच्छा, एक बार मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। d की वैल्यू हमारी थी 20 mm, सो ये 20 mm डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 1/λr, लैम्डा की वैल्यू 58 नैनोमीटर, और r की वैल्यू 5 मीटर इंटू 5 मीटर प्लस यहाँ पे 0.5। तो जब आप सॉल्व करेंगे कितना आया आपका कैलकुलेशन, 34? 34 के अप्रॉक्स आ रहा है, 34। नहीं एग्जैक्ट बताइए पॉइंट के साथ। 34.456। 34.45। मुझे बताइए नंबर ऑफ रिंग कौन सा होगा? 34 होना चाहिए सर। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्राइट रिंग 34, क्योंकि हमने m माइनस हाफ वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसका मतलब जितना m होगा उतना ही रिंग होगा, है ना? यस सर। और अगर Yes, m sir. प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते तो जितना m की वैल्यू होती उससे एक ज्यादा लेना होता। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर प्लस वाला यूज करें तो प्लस वाला के लिए m की वैल्यू 2 पे लिए, यानी कौन सा रिंग बनेगा? m की वैल्यू 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड ब्राइट लिखेंगे ना। अगर हम ऐसा यूज करते हैं Yes, sir. 2m प्लस हाफ, ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं यानी m प्लस हाफ और लैम्डा बाई 2 लैम्डा, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो m के 2 के लिए थर्ड ब्राइट होता है। इसका मतलब अगर आपका सॉल्यूशन ऐसे वाले में सॉल्व होके 34 आता, इसका मतलब आपका नंबर ऑफ रिंग कितना होता, फिर अगर 34 आता तो 35 हो जाता ना। लेकिन माइनस वाला यूज करें तो m की वैल्यू जितनी है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। तो ये इसमें बेनिफिट होगी। ये आया समझ में बच्चे लोग? Yes, sir. ओके, सो इसका आंसर 34 होगा। सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट में से लिखा हुआ है कि इसमें हमने एयर को हटा करके थिन फिल्म डाल दिया। थिन फिल्म डाल दिया तो क्वेश्चन में कहाँ चेंज होंगे? आपको लग रहा है कि यहाँ पे यानी लैम्डा बाई एन लैम्डा बाई एन लिखना होगा, यानी लैम्डा मीडियम होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये यानी इस चीज को फिर एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट जब आपको असाइनमेंट मिलेगी, या शायद आपके पास असाइनमेंट होगा क्योंकि हमने इकट्ठा सारा सर। हाँ अपलोड करवा दिया था। सेकंड वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। एन की वैल्यू चेंज करना है, फिर आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना कि आपका आंसर मैच कर रहा है। बच्चे लोग हो गया ये? यस सर। यस सर। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है जैम में, वो अगर आप खुद से कर लेंगे। अच्छा, वो अगर आप खुद से हो जाता है, इसका मतलब एक स्लाइड और पीछे। हाँ यस सर। सर हाँ बताइए। सर अगर हम जैसे अगर इंटेंसिटी आ रही है सर, हम मिनिमा के लिए सर ये जरूरी नहीं है कि इंटेंसिटी 0 ही हो। नहीं, जरूरी नहीं है कि इंटेंसिटी 0 होगा सर, लेकिन अगर कहीं पे वो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था सर कि एब्सेंट है, तो उसमें हम सर इंटेंसिटी 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, मिनिमा की इंटेंसिटी को 0 करके? मिनिमा की इंटेंसिटी एब्सेंट मतलब कह दिया या तो 0 है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है।
मतलब सर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या मिनिमा की हाँ इंटेंस? हाँ हाँ, वहाँ पे अगर आपको पूछे तो फेज डिफरेंस जो होगा वो यानी 2n+1 पाई होगा, इसलिए वो वहाँ पे मिनिमा है। ओके सर। सर माइकलसन भी इसी में है ना, इंटरफेरेंस में ही? नहीं है क्या सर? अच्छा, एक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं। बुकलेट है आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। ठीक, वो जैम में पूछा गया है न्यूटनिंग से, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। अगर सॉल्व हो जाता है इसका मतलब न्यूटनिंग आपका कंप्लीट है। मेरे बुकलेट में ये पेज 48 पे है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैम 2006 में। आप लोगों के कितने पेज में है, चेक कर लीजिए एक बार। ये स्फेरिकल सरफेस ऑफ प्लेन सेम पेज है सर। रेडियस ऑफ, अच्छा सो ऐसा, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आर की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ। आप लोग सॉल्व कीजिए जो सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू 1 मीटर है। द स्पेस बिटवीन द देम इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यहाँ लिक्विड रखा गया है इसके बीच, और इसकी वैल्यू है 1.5, ये 1.55 है, और फ्लैट का 1.5 है, 1.6 है, यानी लेंस का 1.5 है, 1.50, और इसका 1.6 है, या अब 0 को हटा दीजिए। ऐसा, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। पूछा गया है आपको कि द रेडियस ऑफ द सिस्टीन डार्क रिंग इज √5। R16 का वैल्यू √5 mm है, डार्क रिंग। तो ये पूछ रहा है आपसे कि लैम्डा क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसे। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? 16th डार्क रिंग का रेडियस √5 mm है, तो लैम्डा फिर कितना है? और रिफ्लेक्टेड में देखा जा रहा है। मुझे बताइए रेडियस ऑफ एम डार्क रिंग का फॉर्मूला क्या होगा? सर m-½ लैम्डा r होगा इस पर। बच्चे लोग, ये होगा क्या? ये पता करने के लिए सबसे पहले Yes, आपको क्या sir. पता करना होगा कि डेल्टा ए कितना है। डेल्टा ए बताइए। 0। कैसे पता चला? कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, 1.5 से ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा ए 0 है। और अगर डेल्टा ए 0 होगा तो फिर ये कंडीशन किसका हो जाएगा? डार्क का हो जाएगा या ब्राइट का हो जाएगा? जैसे देखिए, डेल्टा ए अगर मैं 0 कहा, इसका मतलब पाथ इक्वल टू 2nt। एम लैम्डा किसका होगा अब की बार अगर डेल्टा 0 है तो? ब्राइट। सर ब्राइट होगा। ये ब्राइट का हो जाएगा ना। और m-½ लैम्डा ये किसका हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। इसलिए रेडियस ऑफ रिंग जो होगा वो m-½ लैम्डा r/n हो जाएगा। ऐसा रेस्ट तो फिर अब इसमें कुछ नहीं है ना। अब तो ऐसा कोई है नहीं ना जो काफी टिपिकल है। उसने देखा आपने जनरली क्या होता था कि दोनों की सेम होती थी, और डेल्टा ए हमारा इन जनरल क्या होता था?
पाई। जनरली डेल्टा है हम क्या लेते थे, पाई ना, डिफॉल्ट कंडीशन में। इसने फिर क्या किया, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग कर दी, तो यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू जो हो गया 0, डेल्टा ए का वैल्यू 0 हो गया, तो जो पहले ब्राइट का फॉर्मूला था, ब्राइट रिंग का, वही फॉर्मूला आपकी बार डार्क हो गया, क्योंकि डेल्टा ए 0 है। डेल्टा ए 0 कैसे हुआ, क्योंकि लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यानी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से फिर अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि फॉर 16th डार्क के लिए आप क्या लेंगे? M16 डार्क m की वैल्यू कितनी? 16। प्लस वाला फॉर्मूला होता तो कितना लेते आप? अगर सपोज करिए यहाँ पे प्लस वाला होता तो 15। तो 15 लेते हैं ना। ये थोड़ा सा आपको परेशानी रहती है प्लस वाले में। माइनस वाले में से जो डार्क, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ये इसलिए मिस्टेक कर देते हैं, वो यूज करते हैं प्लस, और अगर वो 16th पूछ रहा है तो यहाँ m की वैल्यू 16th पुट कर देते हैं, तो गलत होगा वो। तो माइनस वाला ज्यादा सेफ रहता है कि जितना कह रहा है वो उतना ही आप पुट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज अनकॉन्शियसली लोग ना 16 कहा तो 16 ही पुट कर देता है, वो मिस्टेक हो जाती है। तो m की वैल्यू यहाँ पे 16 होगी, और फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R16 का जो वैल्यू होगा यानी m माइनस हाफ लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई लैम्डा बाई n r, या यहाँ वैल्यू अगर आप पुट करें तो m की वैल्यू 16 माइनस हाफ लैम्डा की वैल्यू कितनी थी बच्चा? अच्छा लैम्डा हमें निकालना है अभी। लैम्डा n की वैल्यू कितनी है? 1.55। 1.55, तो ये 1.55, और r की वैल्यू 1 मीटर थी ना। हाँ, rm का वैल्यू कितना है? √5 ना। रूट है mm है। सो ये होगा √5 और ये mm का स्क्वायर। ये यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये 16, इसको हम लिख सकते हैं 15.5 इंटू 1.5 1.55 इंटू लेमडा। यहाँ से आप लेमडा क्वाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये 15.5 है 1.5, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चा? 0.5 माइक्रोमीटर आ रही है। वेरी गुड, तो ये Yes, sir. 0.5 माइक्रोमीटर आ जाएगा। ऐसा इजी था ये। यस सर। यस सर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हमने वो हटा दिया इसमें। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड हटा दिया, तो 20th डार्क का रेडियस बताइए। तो सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं। इफ लिक्विड इज रिमूव्ड, अगर लिक्विड हटा दिया जाए तो मुझे बताइए कि डेल्टा ए की वैल्यू कितनी होगी अगर लिक्विड हटा दिया जाए तो, यानी यहाँ पे अगर एयर आ जाए तो। एन की वैल्यू कितनी थी? मुझे लगता है 1.5, और ये कितना था? 1.6। तो मुझे बताइए अब की बार डेल्टा ए फिर कितना होगा अगर लिक्विड हट गया? पाई ना, तो ये चेंज आ जाएंगे। अब की बार जो डेल्टा होगा वो पाई होगा। डेल्टा ए पाई होगा, तो इस केस में डार्क रिंग का फॉर्मूला क्या होगा? इफ डेल्टा ए पाई तो होगा क्या? पाथ इजकल टू 20 इजकल टू एम लेमडा डार्क, और रिंग के लिए पूछा जाए क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर एम स्क्वायर एम लेमडा एन बाई आर, बट अभी एयर है ना, सो होगा क्या कि फॉर एयर एन की वैल्यू 1, इसका मतलब डार्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एम लेमडा आर। ये और कौन सा डार्क अभी इसने पूछा था? 20th पूछा था ना, तो फॉर 20th डार्क m की वैल्यू कितना बचा 20th के लिए? क्लास चल रही। तो ये हम लिखेंगे 20, तो फिर rm का वैल्यू कितना? rm स्क्वायर इक्वल टू 20 लेमडा आर। लेमडा और r की वैल्यू आपको पता है ना 20। लेमडा की वैल्यू आप लोगों ने कितना कहा? 0.5 माइक्रोमीटर। सॉरी, लेमडा की वैल्यू कितना था? इतना ही हमने किया है ना। यस सर। हाँ, और ये 1 मीटर।
तो फिर RM की वैल्यू आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं कि कितना आएगा। √12 कितना? √10 मिलीमीटर। 10। ओके ठीक है ये। सो नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के तो कुछ आप फर्स्ट स्लाइड और दिखाइए। तो फर्स्ट स्लाइड कर रहे हैं, इसके बाद वाला स्लाइड, इसके बाद वाला। हाँ ओके सर। ये लिख सर लिया अभी आपने? माइकलसन तो बचा है ना? ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके हाँ ठीक। तो अभी न्यूटनिंग का ना कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट यानी बाकी है। ये सारे अभी तक जो भी पूछे गए हैं जनरली यहाँ तक पूछा गया, तो ये आप एक बार यानी असाइनमेंट भी सॉल्व कर लीजिए और रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं या क्या क्या कंडीशन बन सकता है न्यूटनिंग्स में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप क्या कीजिए और जो भी असाइनमेंट बाकी है उसको सॉल्व कीजिए। और जब एक बार ये यानी इंटरफ्रेंस हो जाता है, मुझे लगता है एक क्लास और न्यूटनिंग्स में लगेगा, उसके बाद एक क्लासेस माइकलसन में, तो 2 क्लास के बाद इंटरफ्रेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। फिर हम प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट सारा एक डिस्कस कर लेंगे लगातार। ठीक है ये? यस सर। तब तक आप प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट जितना हो सकता है उतना आप सॉल्व कीजिए। ओके थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you. Thank you, sir.